रिकॉर्डिंग का मैसेज गया है उसके यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोग का डिस्पर्सन कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग जो है कोर रिलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, टॉपिक होता है कोर रिलेशन रिग्रेशन, दो टॉपिक साइमल्टेनियसली होता है। तो अभी हम लोग कोर रिलेशन को स्टार्ट करें। पहले देखो इसका इंट्रो देखो। अच्छा, उसके पहले ना एक डिस्पर्सन का एक मुझे फॉर्मूला लिखवाना था। उस पे क्वेश्चंस तो आया नहीं, लेकिन आ सकता है आगे कहीं पर भी देखोगे ना, मिल सकता है। तो मैं एक बार लिखवा देते हैं, ये लिख लो। रिलेशनशिप बिटवीन एसडी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम भूल गए तो लिखवाना, ये लिख लो। फॉर ए मॉडरेटली skewed distribution, SD is to MD is to QD, 15, 12 और 10 होता है, ये याद रखना पड़ेगा। या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं 4SD इक्वल 5MD इक्वल 6QD होता है। ठीक है, वो कैसे होता है ये देखो। SD बाई MD क्या है? SD बाई MD है ना 15/20। ठीक है, अगर इसको हम लोग स्प्लिट कर लेते हैं तो इस केस में ये हो जाएगा 5 3 15, 5 4 20। तो 4SD इक्वल टू हो गया 3MD। अच्छा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा उस हिसाब से। यहाँ पर 4 5 और 6 है। ठीक है, तो ये तुम लोग अगर रेशियो में डिवाइड करके देखोगे ना तो पता चल जाएगा कि कैसे करके आंसर आ रहा है। लेकिन बेसिकली जो क्वेश्चन आता है उसमें हमें ये रेशियो से याद रखना पड़ता है। अभी मुझे देखो एक भी क्वेश्चन ऐसा मिला नहीं था, लेकिन ये मुझे एक बार याद आ गया तो लिखवा दिया। आगे ना दूसरे चैप्टर में होता है ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन दूसरे चैप्टर में भी पूछा जाता है, यहाँ पर भी पूछ सकता है। बेसिकली तुम लोग को मेनली ये और ये दोनों चीज याद रखना है कि SD MD QD का रिलेशन क्या है, 15 12 और 20। और यहाँ पर अगर देखें तो 4SD इक्वल टू 5MD इक्वल टू 6QD। डेटा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब देखो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं जो आज का हम लोग का चैप्टर है, दैट इज कोर रिलेशन। कोर रिलेशन और रिग्रेशन जब पढ़ेंगे तब हेटिंग करेंगे। ठीक है, तो कोर रिलेशन हमारे किस बातों को लेकर डील करता है? देखो हम लोग नॉर्मली स्टैटिस्टिक्स जो पढ़ते हैं वो ऑल अबाउट डेटा होता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जो भी टॉपिक पढ़ा है ना स्टार्टिंग से लेके, वो सारा ही डेटा जो है यूनिवेरिएट था। यूनिवेरिएट का मतलब है एक वेरिएबल को लेके। जैसे तुम लोग देख सकते हो मैक्सिमम केसेस में हम लोग के कॉलम में एक्स रहता है। ठीक है, और हम लोग उसको क्या करते हैं, एक्स का जो है देखो ना, हम लोग का जो भी फॉर्मूला था, जैसे तुम लोग एसडी का फॉर्मूला देखोगे, तुम लोग मीन का देख लो, कोई भी फॉर्मूला देखो तुम लोग वहां पर वेरिएबल एक्स ही दिखेगा। जैसे देखो ये देखो फॉर्मूले में एफ एक्स, मतलब एक ही फॉर्मूले में एक्स और वाई दो दो वेरिएबल को एक साथ लेके कोई भी फॉर्मूला तुम लोग देखोगे तो नहीं बना। यहाँ पर सारा चीज तो है नहीं। तुम लोग एमडी देख लो, एसडी देख लो, क्यूडी देख लो, सभी में फॉर्मूला बस वही एक्स ओरिएंटेड ही लिखा हुआ है। मतलब अभी तक हम लोग जो एनालिसिस कर रहे थे वो यूनिवेरिएट टाइप ऑफ डेटा का कर रहे थे। ठीक है, मतलब वन वेरिएबल एट ए टाइम, एक बार में एक वेरिएबल। ठीक है, तो फिर तुम लोग ऐसा भी तो सोच सकते हो, हम लोग के पास एक्स रिलेटेड वाई रिलेटेड, देखो फॉर्मूले में देखने से सबसे क्लियरली समझ में आता है। हम लोग का जो भी फॉर्मूला था ऐसा था, मतलब एक्स के साथ साथ भी वाई है वो नहीं था, साइमल्टेनियसली नहीं था। हाँ, हो सकता है कि हम लोग के पास एक एक्स कॉलम में भी डेटा है, तो हम लोगों ने स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक स्टैंडर्ड डिवीजन वाई निकाला। तो क्या ये बाईवेरिएट है? नहीं, ये बाईवेरिएट नहीं। बाईवेरिएट मतलब साइमल्टेनियसली दो चीज एक ही फॉर्मूले में आना चाहिए। देखो यहाँ पर एक्स अपना इंडिविजुअली आ रहा है, वाई अपना इंडिविजुअली आ रहा है, तो टेकिंग वन वेरिएबल एट ए टाइम। भले ही दो वेरिएबल पे एनालिसिस हुआ है, लेकिन साइमल्टेनियसली दो हम लोग नहीं ले रहे। ठीक है, लेकिन अभी जो हम लोग एनालिसिस करेंगे ना, वहां पर साइमल्टेनियसली दो लिया जाएगा। अभी तक हम लोग सिंगल वेरिएबल्स का एनालिसिस, फिर सिंगल वेरिएबल का एनालिसिस कर रहे थे, एक साथ नहीं कर रहे थे। अभी फॉर्मूला देखोगे एक साथ होगा,
फॉर्मूले में x भी रहेगा y भी रहेगा, तो बाइवेरिएट डेटा का मतलब हो जाएगा, बाइवेरिएट डेटा जो कोड रिलेशन को रिलेट करेगा टू वेरिएबल्स एट सेम टाइम, या फिर जिसको तुम लोग बोलते हो साइमल्टेनियसली, वो भी बोल सकते हो, ठीक है। टू वेरिएबल्स एट सेम टाइम मतलब पेयर्स में होना चाहिए, पेयर्स एक्स वाई एक साथ पिक होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक्स ले लिया, एक्स पहले पूरा कलेक्ट कर लिया, आफ्टर दैट वाई रिलेटेड डेटा कलेक्ट किया, वो हो जाता है यूनिवेरिएट, एट ए टाइम एक वेरिएबल, ठीक है। वन वेरिएबल का मतलब ये नहीं कि सिंगल वेरिएबल ही होना चाहिए, एट ए टाइम एक वेरिएबल, फिर दूसरे टाइम और एक वेरिएबल, फिर और एक वेरिएबल, फिर भी उसको यूनिवेरिएट ही बोलेंगे क्योंकि एक बार में एक पिक हो रहा है। अगर एक बार में एक से ज्यादा पिक हो दैट इज कॉल्ड बाइवेरिएट एनालिसिस, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पर अब बाइवेरिएट डेटा एनालिसिस अगर करना है तो देखो कुछ एग्जांपल्स बताते हैं कैसे होता है। जैसे तुम लोग इकोनॉमिक्स तो पढ़ते ही हो, ठीक है, पढ़ते हो, पढ़ रहे हो, और जो है कॉलेज में भी होता है, जो लोग कॉलेज कर रहे हो, स्कूल में भी अगर किसी का इकोनॉमिक्स था या फिर तुम लोग के कोर्सेज में भी सभी का इकोनॉमिक्स है। मान लो अगर किसी चीज का प्राइस जो है कम हो गया तो सप्लाई पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? मैम इट विल डिक्रीज, रिड्यूस। अगर हम लोग का प्राइस बढ़ गया तो सप्लाई बढ़ जाएगा, जस्ट ऑपोजिट होता है, ठीक है, जस्ट ऑपोजिट होता है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं सेम इम्पैक्ट आ रहा है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं सिमिलर इम्पैक्ट आ रहा है, जो भी बोलो, सेम या सिमिलर इम्पैक्ट आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट, ठीक है। इसको सेम या सिमिलर या पॉजिटिव इम्पैक्ट बोलते हैं, ठीक है। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि दोनों वेरिएबल, जैसे मान लो प्राइस को एक्स मान लिया, सप्लाई को वाई मान लिया, अगर मुझे इस चीज का एनालिसिस करना है कि प्राइस और सप्लाई का क्या इम्पैक्ट है, तो मुझे दोनों वेरिएबल्स को एक साथ कलेक्ट करना पड़ेगा, प्राइस का भी सप्लाई का भी। तो अगर दोनों का जो भी इंक्रीज या डिक्रीज जो भी है, अप्स एंड डाउन, वो अगर सिमिलर टाइप का है, जैसे दोनों ही कम होना, दोनों ही बढ़ जाना, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव। अच्छा, प्राइस के साथ डिमांड का क्या होता है? अगर प्राइस बढ़ गया तो डिमांड क्या होगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। और अगर प्राइस कम हो गया तो डिमांड हम लोग का बढ़ जाता है मार्केट में। हाँ, तो ये इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। इसको बोल सकते हो इनवर्स या फिर ऑपोजिट, ऐसे बोल सकते हैं ऑपोजिट। और इसको यहाँ पर नेगेटिव बोलते हैं। नेगेटिव, एक बढ़ा तो एक कम हो गया, एक कम हुआ तो एक बढ़ा, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट में चल रहे हैं, मतलब इनका जो मतलब यहाँ पर ना बेसिकली रिलेशनशिप के नाम से ये सारे चीजों को बोला जाता है। रिलेशनशिप इकोनॉमिक्स में भी बोलते हैं, प्राइस के साथ सप्लाई का क्या रिलेशन है। तो रिलेशन पॉजिटिव है, रिलेशन नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब देखो बात ये हो गया कि अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, मतलब दोनों का जो मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है वो सेम है, ठीक है, तो इसीलिए पॉजिटिव। और इन दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है, प्राइस बोल रहे हैं हम बढ़ेंगे तो डिमांड बोल रहे हैं हम कम हो जाएंगे, ठीक है, तो ये नेगेटिव हो गया। अच्छा, अब देखो जैसे कि यहाँ पर अगर हम डेटा से भी दिखाते तो भी कर सकते हैं। डेटा इसीलिए दिखा रहे, आगे जाके थोड़ा ड्रॉ करके भी दिखा देंगे। जैसे मान लो कि इस तरीके से y मेरा प्राइस है, हम एक साथ तीन वेरिएबल, चलो z भी लेते हैं, ठीक है, नॉर्मली दो वेरिएबल ही होगा, मैंने ये तीनों मतलब अलग अलग दो दो बार कॉलम नहीं करके एक ही साथ कर दिया। अब मान लेते हैं कोई कॉमोडिटी का जो प्राइस है वो कभी 1 था, फिर 2 हुआ, 3 हुआ, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया, ठीक है। तो उस केस में डिमांड, जैसे मान लो पहले 1 था तब 10 था, जैसे ही 2 हुआ, कम होना चाहिए, मान लो 8 हो गया, जैसे ही 2 से 3 हुआ और भी डिमांड कम हो जाना चाहिए, मान लो 4 हो गया, फिर 3 से 2 हुआ तो डिमांड बढ़ जाना चाहिए, 6 हो गया, और 2 से 1 हुआ तो मान लो 7 हो गया, ठीक है। तो ये देखो हम लोग का डिमांड क्या हुआ, 10 से 8 कम हुआ, लेकिन प्राइस क्या हो गया है, प्राइस बढ़ गया है, ठीक है, जस्ट ऑपोजिट। यहाँ पर देखो 8 से 4 हुआ, प्राइस क्या हो गया, प्राइस फिर से बढ़ गया, 6 से 7 मतलब डिमांड बढ़ा, तो देखो प्राइस मेरा क्या हो गया, प्राइस मेरा कम हुआ है, तभी ये पॉसिबल है। चलो और एक एग्जांपल, मतलब प्राइस के साथ डिमांड का हो गया, अब प्राइस के साथ सप्लाई। अब प्राइस देखो 1 से 2 हुआ तो सप्लाई जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, सप्लाई भी मेरा कम हो जाना चाहिए। तो पहले मान लेते हैं सप्लाई मेरा 9 था, अच्छा बढ़ेगा क्योंकि 1 से 10 2 हुआ तो ये भी बढ़ेगा, 9 से 10 हो बढ़ेगा। गया, हाँ बढ़ेगा।
फिर यहाँ पर 12 कर दिया, 1 2 से 3 हुआ तो ये इसको भी मैंने थोड़ा बढ़ा दिया। अब मुझे कम करना पड़ेगा, प्राइस कम हो गया तो चलो डिमांड को भी कम कर देते हैं, सॉरी सप्लाई को भी कम कर देते हैं, और यहाँ पर अगेन सप्लाई को कम करेंगे क्योंकि प्राइस भी हम लोग का कम हुआ। तो अगर डेटा से देखें तो ये रिलेशन बन जाएगा, और ऐसे देखें तो ये रिलेशन। मतलब अगर हमें इस तरीके का एनालिसिस करना है और उसमें स्टैटिस्टिक्स का हेल्प लेना है तो उस केस में हमें कोर रिलेशन सीखना पड़ेगा, क्योंकि कोर रिलेशन ही एक ऐसा सिस्टम है जहां पर हम लोग एक ही साथ दो वेरिएबल्स को लेके काम कर सकते हैं। ये देखो हम लोग ऐसे करेंगे, डिमांड और ये हो गया हम लोग का प्राइस, एक बार ये दोनों का, ठीक है, और एक बार ऐसे मैंने एक साथ लिखा है जस्ट समझाने के लिए एग्जाम्पल। अच्छा, अब हम लोग बाइवेरिएट डेटा एंड बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं वो थोड़ा सा हम तुम लोग को, हाँ बोलो कुछ बोल दो। बाइवेरिएट म्यूट कर लो, किसी का अनम्यूट। बाइवेरिएट डेटा एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बाइवेरिएट डेटा एंड डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोला है, ठीक है। डेफिनेशन नहीं पूछेगा, जस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू अपने पास कॉपी में रहना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, इतना बड़ा बड़ा डेटा मतलब जो भी हमारे पीडीएफ वगैरह में होता है उसको पढ़ने में टाइम लग जाता है, तो ये रहेगा तो एग्जाम में रिवीजन करने में आसानी होगी। When data are collected on two variables simultaneously, comma, they are known as bivariate data। ये हम लोगों ने पहले ही सीखा, देखो आज बाइवेरिएट डेटा किसको बोलते हैं। अगर हम लोग जब डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो साइमल्टेनियसली दो वेरिएबल पे जब कलेक्ट कर रहे हैं तो उस कलेक्टेड डेटा को बाइवेरिएट डेटा बोलेंगे। तो बाइवेरिएट डेटा का आंसर मिल गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइवेरिएट डेटा, जब हम लोग बाइवेरिएट डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उसे बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइवेरिएट डेटा is called bivariate distribution। तब हम लोग इसको बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा, और एक ही डेफिनेशन लिखवाएंगे और कुछ नहीं लिखना हम लोग को। बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जब बाइवेरिएट डेटा को हम लोग फ्रीक्वेंसी टेबल में अरेंज करेंगे, मतलब मेरे पास एक्स भी है वाई भी है और उसका फ्रीक्वेंसी भी है टेबल में, अगर इस तरीके का डेटा है तो वो जो टेबल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्विंग two variables called bivariate frequency distribution। मतलब जो टेबल बनेगा वहां पर हमारा बाइवेरिएट डेटा के साथ उसका फ्रीक्वेंसीज भी अवेलेबल है, तो वैसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलते हैं बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब एक दो एग्जांपल भी चलो और देते हैं, जैसे वहां तो मैंने दिया ही, चलो जैसे देखो अगर हमें ये पता करना है कि बिजनेस में कितना इन्वेस्ट करके कितना प्रॉफिट आ सकता है, तो मुझे इन्वेस्टमेंट का भी पता करना पड़ेगा कि हम कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट तो कैपेबिलिटी के ऊपर है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास कितना कैश है, उस हिसाब से वो इन्वेस्ट करेगी, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट, ये हो गया बाइवेरिएट जो है डेटा। इन्वेस्टमेंट का भी डेटा हम लोगों ने कलेक्ट किया और प्रॉफिट भी, जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि अगर
10 लाख इन्वेस्ट करेंगे तो इतना प्रॉफिट होगा, 5 लाख करेंगे तो इतना होगा, 50 लाख करेंगे तो इतना होगा। दो चीज साइमल्टेनियसली काउंट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट। ऐसे जब हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे तो वो बाइवेरिएट होगा, क्योंकि वो साइमल्टेनियसली होगा तो ही उसका मीनिंगफुल जो है मतलब एक मीनिंग बनता है। उसके बाद देखो एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस एंड सेल्स अचीव्ड। कितना एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करे ताकि मेरा सेल इतना हो जाए। जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि अगर हम लोग एडवर्टाइजमेंट पे 50,000 का खर्चा करेंगे तो हम लोग का सेल अभी जो है वो सेल जो चल रहा है वो मान लो 50,000 से जो है 50,000 से मान लो 1 लाख हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी हम लोग अगर इतना एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करेंगे इतना सेल हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ भी देखो दो हमें वेरिएबल्स लेना पड़ेगा, सेल्स का एज वेल एज जो है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस का। और तो एग्जांपल अभी दो दिया, ये देखो डिमांड सप्लाई, और एक हो जाएगा हम लोग का डिमांड प्राइस डिमांड सप्लाई, ये दोनों चीज, ठीक है। ये भी इंक्लूड कर सकते हैं, डिमांड एंड प्राइस और डिमांड सप्लाई। इस तरीके के सभी एनालिसिस अगर हम लोग करने जाए तो वो बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन ही बन जाएगा स्टैटिस्टिक्स में, क्योंकि दो वेरिएबल्स को लेके ही हमें ये एनालिसिस करना। अच्छा, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। वो क्या होता है देखो, एक बार लिखवाते हैं फिर समझाते हैं। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। वैसे मार्जिनल जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब नॉर्मली होता है सिंगल, ठीक है, सिंगल होता है इसका मतलब। मार्जिनल का मतलब एक होता है, सिंगल। इट इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन वेरिएबल। ये मार्जिनल लैंग्वेज का मतलब ही होता है वन, ठीक है। वन वेरिएबल एक्स और वाई across the variables full range of value। ये सब कुछ याद नहीं करना, ठीक है। जो याद करना है, नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन इन बाइवेरिएट डेटा इक्वल। ये हम तुम लोगों से ही पूछेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो अभी देखो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया? मैंने पहले ही बोला मार्जिनल का मतलब सिंगल। इट इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे जिसमें एक ही वेरिएबल होगा, या तो एक्स या तो वाई, अक्रॉस द वेरिएबल्स फुल रेंज ऑफ वैल्यूज। मतलब एक्स और वाई दोनों ही हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन अगर हम लोग सिर्फ एक एक्स का अलग से डिस्ट्रीब्यूशन और वाई का अलग से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब अगर मान लो हम लोग मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं बाइवेरिएट डेटा का, ठीक है, तो कितना सारा मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है बता सकते हो? ये डेफिनेशन से ही पता चलेगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, अभी जो लिखवाएंगे ये हमें पूछा जाता है क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चंस में, ठीक है। सभी का एमसीक्यू ही है तो एमसीक्यू में पूछा जाता है। इट इज द फ्रीक्वेंसी, देखो बोल दिया, ये ऐसा एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जहां पर हम लोग जितने भी वेरिएबल्स क्यों ना हो एक एक वेरिएबल का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे। तो अगर हम लोग बाइवेरिएट डेटा कलेक्ट किए हैं तो उसमें कितने सारे मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं? अगर मेरा बात थोड़ा सा ध्यान से, टू करेक्ट, टू। क्योंकि अगर मेरे पास दो वेरिएबल्स है, बाइवेरिएट का मतलब दो वेरिएबल्स है, और मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब दोनों वेरिएबल्स को मुझे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है। तो अगर मेरे पास दो वेरिएबल्स है, दो को अलग अलग करेंगे तो दो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकल के आएगा, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि आंसर तुम लोग दे पाओगे, ऐसा ही क्वेश्चन। अब देखो हम तुम लोग को समझाते हैं कि मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन हम एक एग्जांपल से समझाते हैं ताकि तुम लोग को क्लियरली ये बात समझ में आए कि कैसे होता है। देखो यहाँ एक एग्जांपल है, पीडीएफ हम शेयर कर देंगे। देखो एक अच्छा एग्जांपल है, ये ऐसा कुछ करने नहीं देगा एमसीक्यू में, लेकिन हम समझाते हैं। देखो जैसे यहाँ पर बोला है, प्रिपेयर ए बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू द मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। बोल रहा है
कि यहाँ पर हमारे पास ना बाइवेरिएट डेटा कलेक्ट कर रखे हैं हम लोग। एक डेटा है स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स का, दूसरा डेटा है मैथ्स के मार्क्स का। स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स को x से इन्होंने डिनोट किया है और मैथ्स का y से। तुम लोग किसी भी डेटा से डिनोट कर सकते हो, यहाँ जैसे बोला है मैं वैसा सोचता हूँ। तो ये हो गया, देखो पहला बात है बाइवेरिएट डेटा, ठीक है। ये बाइवेरिएट डेटा, ये जितने भी डेटा है ये बाइवेरिएट है, क्योंकि साइमल्टेनियसली दोनों डेटा पिक किया गया है, ठीक है। स्टूडेंट्स का मतलब बेसिकली ये चीज हमें ये बता रहा है कि एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको स्टैट में 15 मिला है और मैथ्स में 13, एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको स्टैट में 10 मिला है और मैथ्स में 11 मिला। इस तरीके का डेटा हमें यहाँ पर दिख रहा है। हमें इससे क्या बना के देना है, फ्रीक्वेंसी टेबल। तुम लोग को एग्जाम में फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने देगा? नहीं देगा, ठीक है। ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसा चीज नहीं दिया जाता, ये जो समझने के लिए। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है कि कैसे करके हमें ये टेबल बनाना है। तो टेबल बनाने के लिए पहले हम लोग क्लास इंटरवल बनाएंगे, और क्लास इंटरवल कैसे बनेगा वो हमें क्वेश्चन खुद बता दिया है। 0 से 4 पहला क्लास इंटरवल बनेगा एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरीके से चलेगा। अब बोला है क्लास इंटरवल कैसा होना चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है, जैसे मान लो 10 to 20, फिर अगर हम 20 to 30 ये स्टार्ट करते हैं, इसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब कोई गैप नहीं है। जैसे 10 to 20 और इसके बाद अगर मान लो ऐसे है 21 से लेके 30, ठीक है, इस तरीके का अगर है, फिर 31 से लेके, ये जो चीज होता है ना, या फिर ऐसे मान लो 10 to 19, फिर 20 to 29, इस तरीके का अगर इन दोनों के बीच में जो गैप होता है उसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअली इनक्लूसिव, ठीक है। इसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है जिसको ओवरलैपिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। ये जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब ये देखो, ये ओवरलैप कर रहा है, 20 में खत्म फिर 20 से स्टार्ट, इसको बोलते हैं ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो अगर मेरा पहला क्लास इंटरवल क्वेश्चन मुझे बता रहा है 0 to 4 होगा, तो अगर मुझे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी ओवरलैप वाला बनाना है तो नेक्स्ट क्लास इंटरवल कितना होगा, 4 से स्टार्ट होगा या कोई और डेटा से स्टार्ट होगा। अभी जो मैंने बताया उसके बेसिस पे तुम लोग को बताना। 4 से स्टार्ट होगा मैम। 4 से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी मैंने बोला म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ओवरलैपिंग होता है, ठीक है। ओवरलैपिंग का मतलब हो जाएगा जहां से खत्म वहीं से स्टार्ट। तो 0 से 4, तो 4 से कितना तक जाना चाहिए, सेम क्लास इंटरवल ही हम लोग बनाएंगे। अगर ये 0 से 4 है तो 8, 4 से 8, ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। लेकिन कितने तक चलेगा वो हमें समझना पड़ेगा। 4 से 8 हुआ तो उसके बाद वाला कितना होना चाहिए, 8 से 12 ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब कितना तक जाएगा पता है, जो हम लोग का हाईएस्ट वैल्यू है, तो सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सा है देखते हैं, 15, 13, 10, 11, तो अभी तक 15 दिखा मुझे, ये सब में हाईएस्ट। चलो अब इसके बाद मुझे 17, 18 है, 19 है, 19 मुझे लगता है 19 हाईएस्ट है, ठीक है। तो 12 से फिर कितना हो जाएगा, 16, 20 तक जाएगा, 20 तक। हाँ 16 से 20 तक आएगा। एक बार हम चेक करते हैं, चलो मैंने सही लिखा है कितना, बात में कट जा रहा है। ये देखो, देखो मैंने दो जगह पे ओपन इसीलिए किया है ताकि हमें समझने में आसानी हो। ये देखो 0 to 4, हाँ बस इतना इतना तक ही जाएगा। ये देखो 0 to 4, 4 to 8, 8 to 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, ठीक है। अब देखो बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल बनता कैसे है, मतलब ये देखने में कैसा होता है। नॉर्मली हम लोग एक्स लिखते हैं और यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक्स वाई दोनों लिखना है। तो ऐसे एक्स और वाई लिख के ना, इधर एक्स का डेटा इधर वाई का डेटा, तो फ्रीक्वेंसी ऐसे नहीं लिख सकते, फ्रीक्वेंसी ये लास्ट कॉलम में चले जाता है। ये देखो ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब देखो कैसे लिखा है, एक्स यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स मार्क्स लिखा है। अब तुम लोग के दिमाग में ये भी तो आ सकता है, क्या हम लोग यहाँ स्टैट लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हो, कोई रूल्स नहीं है इसके ऊपर, ठीक है, कहीं पर भी लिख सकते हो। तो इन्होंने इधर स्टैट को लिखा है और इधर मैथ्स को लिखा है, तो दोनों का क्लास इंटरवल सेम ही होगा, ठीक है। अब इसका टैली मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया है, जैसे तुम लोग बचपन में कभी टैली मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किए हो ना, वैसे ही किया है।
तो देखो टेलीमर्स डिस्ट्रीब्यूशन हम एक बता देते हैं, हमें चाहिए तो नहीं अभी यहाँ पर, ठीक है। जैसे देखो हम लोग को ढूंढना पड़ेगा कि ऐसे स्टूडेंट कितने सारे हैं जिनको स्टैट में 0 से 4 तक का मार्क्स मिला और मैथ्स में भी 0 से 4 तक का मार्क्स मिला, उनका नंबर यहाँ लगाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जिनको 0 से 4 मिला और 4 से 8 मिला, उनका नंबर यहाँ पर, 0 से 4 स्टैट में और 4 से 8 मैथ्स में, ठीक है। फिर ऐसे स्टूडेंट का यहाँ पर नंबर लगाना है जो लोग स्टैट्स में 0 से 4 तक है लेकिन मैथ्स में 8 to 12 है, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये डेटा देके हम एक बता देते हैं, एक हम ऐसे बता देते हैं, एक हम ऐसे बता देते हैं। बाकी तुम लोग चाहो तो इससे प्रैक्टिस करके देख सकते हो, मतलब अपने नॉलेज के लिए और कुछ नहीं। अब मुझे ढूंढना है 0 से 4 स्टैट और 0 से 4 मैथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी डेटा है, पहला स्टैट है उसके बाद मैथ है। तो 0 से 4 स्टैट, तो स्टैट ये पहला वाला देखते, पहला वाला स्टैट है, तो 0 से 4 0 से 4 0 से 4, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये कोई सा भी, ये वाला होगा। 0 से 4 स्टैट, स्टैट में 1 मिला है और मैथ्स में 3 मिला है, हाँ इनका नाम हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। और देखते हैं 0 से 4 स्टैट, कोई भी एक देखने से ही पता चलेगा, फिर दूसरा वाला देखेंगे कि दोनों पॉइंट हमारा मैच हो रहा है कि नहीं। तो ये नहीं होगा, ये सब दो दो डिजिट है, मुझे तो 0 से 4 ये भी नहीं चाहिए। अच्छा ये वाला देखो 0 से 4 है लेकिन मैथ्स वाला हो गया 6, तो ये वाला इसीलिए नहीं ले सकते हैं, ये वाला इसीलिए नहीं ले सकते। ये सब 18, ये 9 है, 16 9, ये सब नहीं होगा, ये सब 0 से 4, और ये देखो ये 6 हो गया, ये नहीं होगा। इसका दो रीजन है, सिर्फ ये रीजन नहीं है कि ये 4 ये 6 हो रहा है बोल के नहीं होगा, ये 4 है इसीलिए भी नहीं होगा, क्योंकि ओवरलैपिंग में 0 से 4 और 4 से जब 8 होता है तो 4 का काउंटिंग कहाँ होगा बोल सकते हो। मान लो 0 से 4 और 4 से 8 है, तो ये 0 से 4 के अंदर डेटा क्या क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन 4 नहीं है, 4 नीचे वाले में आता है, ठीक है। जब ओवरलैपिंग होता है तो 4 नीचे वाले में आता है, यहाँ पर 3.999 तक चलेगा, ये भी याद रखना है। तो ये वाला हम लोग क्यों नहीं लेंगे 4 और 6, क्योंकि ना तो 6 हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई करे, क्योंकि मैथ तो 0 to 4 के अंदर होना चाहिए, और ना तो हमारा स्टैट वाला कंडीशन सेटिस्फाई करा। सेम प्रॉब्लम इसको लेके वह इसमें सेम नहीं है, इसमें स्टैट तो सेटिस्फाई किया था लेकिन मैथ नहीं किया, चलो ये भी नहीं होगा, ये सब 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 कैंसिल आउट। 3 और 9 ये नहीं होगा, क्योंकि देखो 0 से 4 वाला तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है लेकिन मैथ वाला नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा हम लोग का, ये तो सब, ये 3 और 11 ये भी नहीं होगा, 11 सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। 4 और 16 ये भी नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर 17, तो इसका मतलब एक ही ऐसा नंबर है जिसमें एक ही ऐसा स्टूडेंट है जिसको मैथ और स्टैट दोनों में 0 से 4 के बीच में मिला है, यानी 1 to 3 वाला डेटा। मतलब हम लोग एक सेकेंड यहाँ दिखाते हैं, यहाँ पर है, ठीक है। तो हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर एक स्ट्रोक लगाया ना, मतलब एक ही ऐसा स्टूडेंट है इसीलिए एक स्ट्रोक लगाया गया है, 1, ठीक है। सेम तरीके से हम ये बताते हैं 0 से 4 स्टैट में और उसके बाद जो है 4 से 8 मैथ में मिला है, ऐसे कितने स्टूडेंट है, चलो चेक करते हैं। तो 0 से 4 स्टैट में और 4 से 8 मैथ में, तो मैथ का चेक करेंगे, अब मैथ का चेक करेंगे तो पता चल जाएगा। तो ये देखो ये हम लोग का, अच्छा ये 0 से 4 ये सारा ही कट था, तो ये तो यहाँ पर भी नहीं होगा। 0 से 4 स्टैट में, 0 से 4 स्टैट में ये 2 दिख रहा है, ठीक है, और ये वाला, लेकिन ये वाला तो मैथ वाला सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये 2,6, तो स्टैट में 0 से 4 के अंदर आ गया, मैथ में 4 से 8 के अंदर आ गया, और 4,6 जो है ये हमारा नहीं सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि 0 से 4 जो है वो 4 यहाँ पर नहीं आता है, वो 4 to 8 में आता है, तो ये वाला भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो एक ही डेटा मिला, देखते हैं एक ही होगा शायद, देख लो यहाँ पर एक ही स्ट्रोक लगा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ढूंढते हैं 0 से 4 स्टैट और 8 से 12 मैथ, ठीक है, 8 से 12 मैथ, ऐसे कितने स्टूडेंट है वो देखते हैं। चलो 8 से 12 मैथ, तो जैसे मैंने बोला हम 3 दिखा देते हैं, 8 से 12, तो ये देखो 0 से 4, मतलब ये सब नहीं होगा, ये ऑलरेडी हो चुका है, जो मैंने स्क्वायर स्क्वायर कर रखा है ये वाला होगा, ये वाला। ये देखो 0 से नहीं, ये तो नहीं होगा क्योंकि स्टैट का 4 बोला है, तो ये भी नहीं, ये तो नहीं होगा। हम लोग का ये दोनों आंसर हुआ है अभी तक, ये और ये, ठीक है। अच्छा 0 से 4 स्टैट और 8 से 12 मैथ, चलो देखते हैं। स्टैट्स ये सब ज्यादा है, ये वाला तो होगा नहीं। 5 6 18 11 13 16 6, ये भी
हाँ ये देखो 2 और ये 6, तो 0 से 4 और 8 से 12, ये भी नहीं होगा, वो तो 8 से 12 है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। 0 से 4, ये हो जाएगा 3 और 9। ये देखो 3,9, 0 से 4 और 8 से 12 के बीच में आ गया। और देखते हैं ये वाला 3,11, ठीक है 3,11, 0 से 4 और 8 to 12 के बीच में आ गया, और एक भी नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर आंसर हम लोग का 2 हो जाएगा। ये देखो 2 स्ट्रोक लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये एक टाइम टेकिंग मैटर है जो कि करने देगा नहीं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है। तो मैंने बताया कि कैसे करके स्ट्रोक मार्क लगाया जाता है, तो तुम लोग को काफी सावधानी से ढूंढना है। तो हम लोग को वो सारे स्टूडेंट्स का मार्क्स मिल गया जिनका स्टैट का तो 0 to 4 है, मैथ्स में ऐसे 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 चेंजेस हुआ है। ठीक है, और ये सब जो है खाली इसलिए है क्योंकि ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं हुआ होगा जिसका स्टैट में 0 से 4 और मैथ में इतना या फिर इतना है, और ये टोटल करके 4 आ गया। सेम तरीके से यहाँ पर भी तुम लोग को कैलकुलेट करना है 3। मतलब देखो ये जो टेबल को बनाना है वो तुम लोग खुद से बना सकते हो देख देख के। ठीक है, कोई दिक्कत हुआ तो बता देंगे, बता मतलब वैसे भी कर पाओगे। ठीक है, अब देखो मेन जो चीज हम बता रहे थे, तो यहाँ पर देखो हम लोग का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 4, 12, 14, 11 और 9 टोटल 50। यहाँ पर हो गया हम लोग का 3, 8, 15, 14, 10 टोटल 50, क्योंकि टोटल तो 50 स्टूडेंट है। अब ये जो है ये स्टैट का जो है हम लोग का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। मतलब इसको अगर हम अलग से लिखे तो 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, ये हो गया स्टैट का। उसका फ्रीक्वेंसी बन गया ऐसे 4, 12, 14, 11 और 9। सेम तरीके से अगर हम मैथ्स का लिखे तो y में भी वही हो जाएगा 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16 और 16 to 20। और एप यानी फ्रीक्वेंसी में मेरा आ जाएगा ये वाला 3, 8, 15, 14 और 10। ये बन गया दो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, दो बाइवेरिएट डेटा से दो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन बन गया, क्योंकि बाइवेरिएट डेटा दो था, दो ही होता है तभी नाम बाइवेरिएट होता है। इसको जब हम लोग इंडिविजुअली दिखाएंगे तो वो हम लोग का बन गया मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखो यहाँ पर मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, मतलब एक्स वाला देखो मैंने जो लिखा है वही दिखेगा तुम लोग को। 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, और फ्रीक्वेंसी टेबल में 4, 12, 14, 11 और 9। ठीक है, सेम तरीके से अगर तुम लोग यहाँ ये कंडीशनल दिखा दिया, छोड़ो यहाँ एक ही एग्जांपल दिया है। अगर तुम लोग स्टैटिस्टिक्स का की हो जैसे, सेम तरीके से अगर मैथ्स का करोगे तो वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ये हो जाएगा। तो मुझे लगता है प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा कि मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग को ना ये नहीं पूछेगा कि क्या होता है, हम लोग को ये पूछेगा कि अगर बाइवेरिएट डेटा है तो ये बताओ कि कितने सारे मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं। तो उसके लिए तुम लोग को ये पता होना चाहिए कि मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। ठीक है, तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि अगर हम लोग किसी भी फ्रीक्वेंसी बाइवेरिएट डेटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सिंगल सिंगल कर रहे हैं, एक एक कर रहे हैं, तो वो हो जाता है हम लोग का मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। ये पूछता है, ये मेन बात, बाइवेरिएट डेटा का कितना सारा मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन हो। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, it is the frequency distribution of one variable x or y across a particular sub population of the other variables। बता दें क्या होगा नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला कितना होता है। जैसे कि नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला कैसे हम लोग लिखेंगे, देखो हम समझाते हैं क्या होता है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन।
डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे यही दिया हुआ है, ये जो हम लोगों ने बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया, इससे मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन 2 होगा। अगर कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो कितना होगा? कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सिंपल है कि हम लोग ऐसा टेबल बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग ऐसा टेबल बनाना चाहते हैं कि हमें वो सारे स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए, मतलब कितने सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मान लो स्टैट में मिला है 0 से लेके 4 एंड मैथ में मिला है 4 से लेके 8 या फिर 8 से लेके 12। तो हम लोग कैसे बनाएंगे? जिनको स्टैट में 0 से 4 मिला है और मैथ में 8 से 12 मिला है, या फिर जिनको मैथ्स में 8 से 12 मिला है, वो सारे स्टूडेंट्स का जो है फ्रीक्वेंसी बताओ। तो ये हो जाएगा 25431। ये देखो 25431, ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैथ्स में कितना मिला है? 8 से 12 मिला है। तो ये देखो कंडीशन का मतलब जो है, किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग अगर अपना टेबल बना रहे, जैसे देखो यहाँ एग्जांपल से समझ में आएगा। देखो यहाँ पर कैसा बनाया है, यहाँ पर बनाया है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स फॉर स्टूडेंट्स हैविंग मैथमेटिक्स हैविंग बिटवीन 8 to 12। अच्छा, मैथ्स में जिनको 8 से 12 मिला है और उन स्टूडेंट्स का स्टैटिस्टिक्स का मार्क्स, मैथ में जिनको 8 से 12 मिला है, ये मैंने मैथ में जिनका 8 से 12 मिला है उनका ही नंबर लिखा है, उनका स्टैटिस्टिक्स का मार्क्स। ठीक है, तो देखो जिनको मैथ्स में 8 से 12 मिला है उनका स्टैट का मार्क्स कैसे निकालेंगे? तो जिनको मैथ में 8 से 12 मिला है उनको स्टैट में कितना मिला है? उनको स्टैट में या इनको 0 से 4 मिला है, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16 और 16 से 20। ठीक है, तो ये हो गया कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसा करके मुझे एक चीज बता सकते हो कितने सारे कंडीशन बन पाएंगे? ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया, जो यहाँ दिया हुआ था वही दिया, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो कि वो सारे स्टूडेंट्स का मैथ्स का मार्क्स बताओ जिनको स्टैटिस्टिक्स में 12 to 16 मिला है, ऐसा भी पूछ सकता है। ठीक है, तो मुझे ये चीज बताओ कि यहाँ पर अगर 1 2 3 4 5 इधर 5 डेटा है और इधर 1 2 3 4 5 है, तो मुझे एक चीज बताओ कितने सारे कंडीशन डिस्ट्रीब्यूशन बन सकते हैं? बता सकते हो कितने सारे कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन बने? मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना, उन मैम सब 5। 5, 5 से ज्यादा होगा। हम लोग इधर फिक्स करके इधर कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इधर कोई भी एक को फिक्स करके इधर कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी एक तरीके से कर सकते हैं ना। तो ऐसा टोटल कितना वे आउट हो सकता है? जैसे अभी यहाँ पर तुम लोगों ने जो एग्जांपल देखा उसमें क्या था, उन सारे स्टूडेंट्स का मार्क्स बताओ, स्टैटिस्टिक्स का मार्क्स जिनको मैथ्स में 8 to 12 मिला है, जिनको मैथ्स में 8 to 12 मिला है उन सारे स्टूडेंट्स का स्टैटिस्टिक्स का मार्क्स बताओ। तो ऐसा और क्या क्या बन सकता है? इधर जैसे मैथ्स को कंडीशन बना के कितने सारे मैथ्स रिलेटेड कंडीशन बन सकते हैं और कितने सारे स्टैट रिलेटेड कंडीशन बन सकते हैं? अगर मेरे पास 5 5 ही यहाँ पर क्लास इंटरवल है तो मैक्सिमम इधर से कितना कंडीशन, इधर से कितना कंडीशन है? मैम मैथ्स में मैक्सिमम 4 बन सकता है और स्टैट में भी 4 बन सकता है। सारे तो हम ऑप्शन में देखो, सीधा बात है कि अगर हम लोग कितना सारा निकाल सकते हैं, हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ये बताओ कि जिनको मैथ्स में 0 to 4 मिला है उनको स्टैट में कितना मिला है, ये कंडीशन हो सकता है। जिनको मैथ्स में 4 से 8 मिला है उनको स्टैट में कितना मिला है, ये कंडीशन हो सकता है। जिनको मैथ्स में 8 to 12 मिला है उनको स्टैट में कितना मिला है, ये कंडीशन हो सकता है। जिनको मैथ्स में 12 to 16 मिला है उनको स्टैट में कितना मिला है, ये कंडीशन हो सकता है। जिनको मैथ्स में 16 to 20 मिला है उनको स्टैट में कितना मिला, ये कंडीशन हो सकता है। मतलब अगर हम लोग स्टैट इसको कंडीशनल रख के कि ये कंडीशन है कि भाई अगर जिनको मैथ्स में 0 to 4 मिला है उनको स्टैट में कितना मिला है, ये कंडीशन, तो टोटल अगर हम लोग मैथ्स के साइड से देखें तो 5 कंडीशन, सेम तरीके से स्टैट के साइड से कितना निकल के आएगा? 5। 5, ऑब्वियसली 5 ही निकल के आएगा। तो दोनों साइड से 5 5 निकल के आएगा। ठीक है, तो ये 5 और 5 तो इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर 5 क्लास इंटरवल है। अब 5 ही होगा ऐसा तो जरूरी नहीं है, कम या ज्यादा हो सकता है। तो टेबल में इस तरीके के जो डेटा दिया होता है ना, इसको रो और कॉलम बोलते हैं। जैसे इधर से जो डेटा दिख रहा है ऐसे करके, उसको क्या बोलते हैं? कॉलम।
और इधर ऐसे करके अगर रीड किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, रूल। ठीक है, तो रूल्स ये होता है कि जितने नंबर ऑफ रो और कॉलम है उतने सारे कंडीशंस बन सकते हैं। जहां जैसे कि यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम 5, नंबर ऑफ रो 5, तो टोटल 10 कंडीशन हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो मुझे मतलब जो मेन पॉइंट लिखवाना है वो कुछ ऐसा रहेगा, नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा एम प्लस एन। ठीक है, जहां पर एम का मतलब होता है नंबर ऑफ क्लास इंटरवल ऑफ एक्स और नंबर ऑफ रोज, और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ क्लास इंटरवल ऑफ वाई। एक्स के साइड में जितने सारे क्लास इंटरवल है, वाई के साइड में जितने सारे क्लास इंटरवल है, या फिर जिसको हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम। नॉर्मली एक मैथ्स का टॉपिक होता है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बोल के, जो तुम लोग का नहीं है, वहां पर ये रो कॉलम का कंसेप्ट आता है। एम और एन, 12 में था। हाँ, एम और एन का ना मतलब वहां फिक्स्ड होता है कि भाई एम मतलब ऑलवेज रो ही होगा, एन मतलब कॉलम ही होगा, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ये मैथ्स का ही डेफिनेशन है। ठीक है, कि एम को हमेशा रो मानो, एन को हमेशा कॉलम मानो, तो ये वहां से ही रो कॉलम का कंसेप्ट आया कि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, जितने सारे रो कॉलम होंगे, और इसी को तुम लोग को ऑलवेज रो मानना है और इसी को तुम लोग को ऑलवेज कॉलम मानना है। ठीक है, तो ही काउंटिंग सही जाएगा। तो इसीलिए मैंने बोला देखो यहाँ पर 5 है बोल के हमेशा 5 5 10 ही होगा, ऐसा बात नहीं, डिपेंड ऑन द क्लास इंटरवल ना। इसीलिए तो मैंने लॉजिकली समझाया कि कितने सारे कंडीशन हो सकते हैं। मैथ्स में जिनको इतना इतना मिला है, ऐसे 3 स्टूडेंट है, उनको स्टैट में कितना कितना मिला है। ठीक है, इस तरीके से हमारा 5 5 10 निकल के आ रहा है, बिकॉज हम लोगों के पास क्लास इंटरवल 5 एंड 5 10 है। अगर उससे कम या ज्यादा होगा तो उस तरीके का होगा। बेसिकली डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, यही बताना था और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन में ये थियोरेटिकली पूछेगा, मतलब एमसीक्यू में, और ये पूछेगा, इंपॉर्टेंट है, इतना बोल सकते हैं, आता है नॉर्मली। ठीक है, अब तुम लोग के वाले टाइम पे आए ना आए वो तो नहीं पता, लेकिन आ जाता है। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग अब स्टार्ट करेंगे कोर रिलेशन। अभी तक कोर रिलेशन पढ़ा ही नहीं है हम लोगों ने, अब हम लोग कोर रिलेशन स्टार्ट करेंगे। उसके पहले कुछ ये पॉइंट्स हमें पढ़ लेना चाहिए। कोर रिलेशन का मतलब क्या हो जाता है, वाई studying two variables at the same time if it is found that the change of one variable leads to change in other variables either directly or indirectly or inverse, then we can say two variables are correlated. देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने यहाँ पर लिखा है जब हम लोग दो वेरिएबल्स को लेके पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो अभी हम लोगों ने उसके बारे में काफी कुछ सीखा, बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसका दो तरीके का हो सकता है, मार्जिनल, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं, बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं, कैसे बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल देखने में होता है वो भी देखा, कैसे बनाना चाहिए वो भी देखा, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन देखा, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन देखा। अब बोल रहा है जब हम लोग इस तरीके की चीजों को लेकर स्टडी करते हैं एट द सेम टाइम, मतलब दो वेरिएबल्स को सेम टाइम रीड करना पड़ रहा है, इफ इट इज फाउंड दैट द चेंज ऑफ वन वेरिएबल लीड्स टू चेंज इन अदर वेरिएबल, अगर एक वेरिएबल चेंज होने पे दूसरा चेंज हो रहा है, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो या इनवर्सली हो, मतलब पॉजिटिव चेंज हो दोनों में या नेगेटिव, मतलब
पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि दोनों ही बढ़ रहा है या दोनों ही घट रहा है, ठीक है। सेम डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो हम लोग उसको पॉजिटिव बोलते हैं, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो उसे इनवर्स या इनडायरेक्ट बोलते हैं। देन वी कैन से दैट टू वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड, मतलब उनमें कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर है, चाहे वो पॉजिटिवली रिलेट कर रहा हो चाहे वो नेगेटिवली रिलेट कर रहा हो, ठीक है। मतलब बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं ना, दो फ्रेंड जो है उनमें अच्छा फ्रेंडशिप है, ठीक है। अब दो दुश्मन भी तो हो सकते हैं, ठीक है, फिर भी वो भी तो एक रिलेशन है कि मेरा दुश्मन है, ठीक है, वो भी एक रिलेशनशिप है, एक ही बात है, ठीक है। रिलेशनशिप तो दो तरीके का ही हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, लेकिन है तो रिलेशनशिप। कि मेरा उसके साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, मतलब है रिलेशन है लेकिन अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर भी वही बात आएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या होता है। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब होता है टू वेरिएबल्स मूव्स इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। मतलब जैसे देखो सेम डायरेक्शन में अगर दोनों चीज मूव कर रहा है तो बोलेंगे जो रिलेशन है वो पॉजिटिव है। जैसे मान लो दो दो लोग फ्रेंड कब हो सकते हैं पता है, जब उनका थिंकिंग मिलता हो, ठीक है। जैसे कोई अगर जो मतलब अगर मेरे साथ किसी का थिंकिंग मैच होता है तो ही हम उसके साथ जो है ज्यादा मतलब फ्रेंडली होके बात कर पाएंगे ना। तो ये क्या हो जाता है कि अगर एक ही तरह दोनों का थिंकिंग जा रहा है तो फिर रिलेशन जो है वो पॉजिटिव के तरफ मोड़ लेता है, और अगर थिंकिंग अलग अलग हो जाता है फिर रिलेशनशिप खराब हो जाता है, दैट इज नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब है जब टू वेरिएबल्स मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब एक अगर अपवर्ड है दूसरा डाउनवर्ड, या एक डाउनवर्ड है तो दूसरा अपवर्ड, तो हम लोग बोलते हैं रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, मतलब दोनों का थिंकिंग सेम नहीं चलता है, ठीक है। फिर नो कोर रिलेशन भी हो सकता है, मतलब कोई रिलेशन नहीं है, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं है, ना तो सेम डायरेक्शन में ना तो ऑपोजिट डायरेक्शन में, कांस्टेंट है। इफ नो चेंज, नो चेंज का मतलब कांस्टेंट, इफ नो चेंज ड्यू टू ईच अदर, एक दूसरे के वजह से कोई चेंजेस नहीं होता है अगर किसी वेरिएबल्स का, तो उसे हम लोग बोलते हैं उन दो वेरिएबल्स में कोई भी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं होता है, ठीक है। अच्छा अब हम लोग पढ़ेंगे, जैसे देखो हर एक चैप्टर में हमें मेजरमेंट और उसका जो है रूल्स रेगुलेशंस बताता है कि ऐसे मेजर करो। जैसे डिस्पर्सन में हम लोग को सीखना पड़ा रेंज, और उसके अलावा क्वार्टाइल, फिर उसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। जो है क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, वैसे यहाँ पर भी हमें सीखना पड़ेगा। तो अगर हम लोग कोरिलेशन को मेजर करना चाहते हैं तो क्या क्या तरीके से मेजर कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिखो मेजर ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन का मेजरमेंट में हम लोग क्या क्या मेजर करते हैं। फर्स्ट नेचर, हमें रिलेशनशिप का नेचर पता करना है। नेचर का मतलब पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर कांस्टेंट है, जो अभी मैंने तुम लोग को यहाँ पर दिखाया। इस चीज को बोला जाता है नेचर। जब हम लोग किसी चीज का पॉजिटिव नेगेटिव या कांस्टेंट को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसको यहाँ बोलेंगे नेचर। और उसके बाद हो जाएगा रिलेशन स्ट्रेंथ, ठीक है। रिलेशन स्ट्रेंथ, रिलेशन तो अच्छा है लेकिन कितना पक्का है, मतलब दोस्त तो हो, ठीक है, लेकिन क्या पक्के दोस्त हो, मतलब बेस्ट फ्रेंड वगैरह, ठीक है। वैसे तो रिलेशन कैसा है, हाई पॉजिटिव या फिर लो पॉजिटिव, हाई नेगेटिव या लो नेगेटिव, इस तरीके के नामों से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। पॉजिटिव है तो हाई पॉजिटिव है कि लो पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो हाई नेगेटिव है कि लो नेगेटिव है। कांस्टेंट में ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि कांस्टेंट में तो कुछ चेंज ही नहीं है, तो हाई लो का कोई सवाल नहीं। फिर थर्ड नंबर पे हम लोग वैल्यू भी निकालना सीखेंगे, मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसे जो जो कि फॉर्मूले से होगा। फॉर्मूला किसी ना किसी ने कभी ना कभी बनाया होगा, वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। अब हम मेथड्स लिखते हैं, ये क्या क्या मेथड्स का यूज किया जा सकता है रिलेशनशिप का नेचर और स्ट्रेंथ और वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। तो ऊपर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग मेथड्स। अब यहां से हम चार पॉइंट जो है, चार एरो निकालेंगे, ठीक है। तो छोटा छोटा ही लिखेंगे, तुम लोग भी उसी हिसाब से जगह रखो, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सिंगल सिंगल लिख लो, ठीक है। पहला मेथड होता है स्कैटर डायग्राम।
सेकेंड, अब इसके नीचे भी ना कुछ लिखना है, उस हिसाब से तुम लोग को जगह रखना। फिर हो जाता है कार्ल पियर्सन, कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट। फिर नेक्स्ट होता है स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। रैंक, ये सारे नाम है, ठीक है, ये सब नाम है, ये याद रखना है। जब याद इसीलिए रखना है कि डिपेंड ऑन द नेम फॉर्मूला चेंज होगा। और एक लास्ट है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। ये चार चीज हमें पढ़नी है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्कैटर्ड डायग्राम, ठीक है। स्कैटर्ड डायग्राम क्या होता है, जैसे डायग्राम ड्रॉ होता है ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को यूज करके, वैसे ही होगा। हम बताते हैं कैसे होगा। ম্যাম লাস্ট পয়েন্টটা কি লিখলেন ম্যাম স্পিয়ারম্যানের পরেরটা? হ্যাঁ ম্যাম হয়ে গেছে। देखो इसमें इसका फीचर्स पहले लिख लेते हैं, क्या क्या होता है। It helps us to find nature and relative या relation strength जो भी हो of correlation। अगर हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या क्या पता चल जाएगा, नेचर और स्ट्रेंथ पता चल जाएगा, मतलब पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कांस्टेंट है, और कैसा पॉजिटिव है, हाई या लो, ये दोनों चीज पता चल जाएगा। और क्या पता चलेगा, नेक्स्ट लिखो, इट इज यूजफुल फॉर नॉन लीनियर कोरिलेशन ऑल्सो। लीनियर का मतलब होता है जिससे हम लोग स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, ऐसे चीजों को लीनियर इक्वेशन बोला जाता है, जैसे कि y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, ठीक है, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो बोल रहा है कि ये नॉन लीनियर कोरिलेशन को भी जो है उसको भी फाइंड आउट कर सकता है। नॉन लीनियर कोरिलेशन मतलब जो स्ट्रेट लाइन नहीं है, जैसे कि पैराबोला, हाई पैराबोला, इस तरीके के अगर हमारा जो है ड्रॉ बन रहा है डायग्राम में तो उसको भी ये आइडेंटिफाई कर सकता है, ये चीज बोला है। तो तुम लोग को बस इसमें क्या याद रखना है पता है, कि कौन सा ऐसा मेथड्स है जो नॉन लीनियर कोरिलेशन को भी आइडेंटिफाई कर सकता है। तो तुम लोग को आंसर देना पड़ेगा स्कैटर्ड डायग्राम। ये एकमात्र डायग्राम है जो नॉन लीनियर कोरिलेशन को भी आइडेंटिफाई कर सकता है, बाकी कोई भी नहीं कर सकते, सभी लीनियर को ही कर सकते। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, it can't use to determine value, it can't use to determine value, ये वैल्यू फाइंड आउट करने में हमें हेल्प नहीं करता, इससे हम लोग वैल्यू नहीं निकाल सकते, मतलब इसका कैलकुलेशन कुछ नहीं होता है, मैथमेटिकली कैलकुलेशन नहीं होता है, वैल्यू नहीं निकलता है। क्या क्या निकलता है, नेचर निकलेगा, रिलेशन निकलेगा, ठीक है, और नॉन लीनियर कोरिलेशन है तो वो भी फाइंड आउट कर देगा, ठीक है, लेकिन ये कभी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएगा, ये हमें एक जस्ट डायग्राम दे सकता है मैक्स टू मैक्स। तो ये जो पॉइंट है ये इसका ड्रॉबैक हो, क्या बोल सकते हो। मैंने और हेडिंग वगैरह नहीं किया, शॉर्ट में लिखवाया है, तुम लोग पढ़ने से ही समझ जाओगे कि ये तो ड्रॉबैक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, ये टाइम कंज्यूमिंग है,
क्योंकि डायग्राम ड्रॉ करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है रेदर देन कैलकुलेशन, ठीक है, तो इसीलिए ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये भी इसका नेगेटिव पॉइंट मतलब ड्रॉबैक है। बाकी भी हम लोग इसके नीचे नीचे लिखेंगे, लेकिन अभी जो स्कैटर डायग्राम हम लोगों ने देखा उसका हम रूल्स रेगुलेशंस यहाँ पर बताते हैं, एग्जाम्पल से बताते हैं ये कैसे लिखेंगे। जैसे मान लो मैंने ये एक डायग्राम बनाया, ऐसे एक्स एक्सिस वो वाई एक्सिस हुआ, ठीक है, एक्स नीचे जाता है एक्स एक्सिस। अब हम लोग एक डायग्राम बनाए हैं जिसका अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन बनाए तो बना सकते हैं, और वो स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा बन रहा है, वो स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा बन रहा है। ये हो गया हम लोग का अपवर्ड, ठीक है। अगर मेरा स्ट्रेट लाइन अपवर्ड साइड में बन रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव। देखो अपवर्ड में हुआ तो पॉजिटिव, और क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन हमें बना के दे पा रहा है तो इसे हम लोग बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग का डायग्राम कुछ ऐसा हो, अपवर्ड तो है लेकिन एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन पा रहा है, काफी सारा पॉइंट है, ठीक है, काफी सारा पॉइंट पास 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 है, काफी पास पास है, काफी सारा पॉइंट काफी पास पास है, लेकिन जो लाइन है ना, जो भी मल्टीपल पॉइंट से लाइन बना हुआ है वो हम लोग का अपवर्ड साइड में है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव है, क्यों पॉजिटिव है, जो भी मेरा अपवर्ड होगा ड्राइंग वो मेरा पॉजिटिव होगा, लेकिन इसको हम लोग बोलेंगे परफेक्ट तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन क्योंकि पॉजिटिव है तो इसको हम लोग बोल रहे हैं स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, ठीक है। और एक होता है यहाँ पर भी हम लोग का जो ड्रॉ है वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं बना पा रहा है सिंगल, तो परफेक्ट तो नहीं है, स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। अभी ये जो बनाएंगे हम लोग ये वीक होगा लेकिन पॉजिटिव होगा। अब देखो हम इसका क्या बनाएंगे, इसको पॉजिटिव ही बनाएंगे। पॉजिटिव का मतलब अपवर्ड होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया। पॉजिटिव का मतलब अपवर्ड होना चाहिए, लेकिन मुझे ये वीक वाला ड्रॉ करना है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव नहीं, वीक पॉजिटिव। मतलब कैसे होगा, देखो मेरा अपवर्ड होगा लेकिन ये जो पॉइंट्स जो इतने करीब करीब है वो जो है थोड़ा दूर दूर रहे, ये दूर दूर रहे, ये जो पॉइंट है ना ये दूर दूर रहे, ये दूर दूर रहेगा। अगर ये ऐसे दूर दूर है तो उसको हम लोग बोलते हैं वीक पॉजिटिव, ठीक है। तो मैंने कोशिश किया यहाँ पर दिखाने का, और हो सकता है मेरा ड्रॉ जो है उतना अच्छा तो है नहीं, हम तुम लोग को यहाँ पर दिखा दे तो तुम लोग को और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम दिखाते हैं यहाँ पर क्या हुआ, ये देखो, ये जो है ये परफेक्ट पॉजिटिव वाला है, ये देखो ये है मतलब ये हम लोग स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बोल सकते हैं, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव हो गया। और बस यहाँ पर दो ही दिया है, वीक वाला, वीक पॉजिटिव नहीं दिया है, मैंने वो भी बना दिया। तो ऐसे ऐसे हम ड्रॉ करें, पॉइंट पॉइंट जो है ना वो ऐसे बनाना चाह रहे हैं, ये हो गया। अच्छा, सेम तरीके से हम लोग परफेक्ट नेगेटिव, परफेक्ट स्ट्रॉन्ग नेगेटिव और स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव का भी देखेंगे। देखो वो डायग्राम कैसे बनेगा, सेम तरीके से ही बना लेंगे। अगर मेरा डाउनवर्ड है ड्रॉ, अगर मेरा डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है लेकिन एक पक्का स्ट्रेट लाइन बना के दे रहा है डायग्राम, तो उसे हम लोग बोलते हैं परफेक्ट नेगेटिव। या फिर हम लोग का डायग्राम ऐसा है कि जो डाउनवर्ड मूविंग है वो तो दिख रहा है लेकिन परफेक्ट जो है नहीं एक स्ट्रेट लाइन बना पा रहा है, काफी सारे पॉइंट से वो डाउनवर्ड की तरफ दिख रहा है लेकिन पॉइंट्स जो है एक दूसरे के काफी पास पास है, मतलब स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्गली नेगेटिव या फिर स्ट्रॉन्ग नेगेटिव। और अगर हम लोग का ऐसा हो रहा है कि डाउनवर्ड तो है लेकिन काफी दूर दूर है, डाउनवर्ड तो है लेकिन मान लो काफी दूर दूर है पॉइंट, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव, वीक नेगेटिव, वीक नेगेटिव। तो अपवर्ड हुआ तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड हुआ तो नेगेटिव। बाकी डायग्राम देख के पता कर पाएंगे कि कितना स्ट्रॉन्ग है, परफेक्ट है कि वीक है, वो हमें बताना है। और एक होता है
नो कोर रिलेशन, वो कैसे देखने में होगा अगर डायग्राम में ड्रॉ करेंगे? नो कोरिलेशन ऐसा होता है कि हमें ये नहीं पता चल रहा है कि जो ड्रॉ बनाए वो अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। पहले तो अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है तो ही ना हम लोग पॉजिटिव या नेगेटिव है बता पाएंगे। तो वो कुछ मान लो ऐसे देखें, ऐसे काफी सारे पॉइंट कहीं पर भी कैसे भी करके बना हुआ है, ठीक है। कुछ परफेक्ट पोजीशन हमें पता नहीं चल रहा है, इस तरीके का कुछ बना हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नो कोर रिलेशन। इसको हम लोग बोलते हैं नो कोरिलेशन, ठीक है। तो ये देखो मैंने छोटा छोटा कुछ डायग्राम से तुम लोग को समझाने का कोशिश किया कि हम लोग को क्या समझना है। तो अगर मेरा अपवर्ड हुआ तो पॉजिटिव, पॉजिटिव में 3 कैटेगरी, डाउनवर्ड हुआ तो नेगेटिव, नेगेटिव में भी 3 कैटेगरी। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो नो। अच्छा, आप देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इट हेल्प्स यूज टू फाइंड आउट नेचर एंड रिलेशनशिप स्ट्रेंथ ऑफ द कोरिलेशन। तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है, नेगेटिव है या कांस्टेंट है वो हम लोग डायग्राम से फाइंड आउट कर पाए। अभी तो तीनों तरीके का डायग्राम बना है, ऊपर से ये भी फाइंड आउट कर पाए कि पॉजिटिव तो कितना पॉजिटिव है, हाई या लो, ठीक है। अब तुम लोग अगर सोच रहे हो मैंने हाई लो लिखा नहीं है, एक ही बात है, वही स्ट्रॉन्ग और ये जो वीक है इसके जगह हाई या लो लिख दोगे तो भी बात बराबर है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर इट इज यूजफुल फॉर नॉन लीनियर, मतलब ये जो है नॉन लीनियर को भी जैसे देखो ना, ये मेरा कोई, ये एक भी मेरा परफेक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा, इससे फिर भी ड्रॉ किया जा सकता है कुछ जॉइंट वगैरह, लेकिन ये तो नहीं बनेगा। लेकिन इस तरीके की चीजों को भी ये फाइंड आउट कर देता है जो कि बाकी मेथड्स नहीं कर पाएंगे। मतलब इस तरीके का डायग्राम बना देता है जो कोई स्ट्रेट लाइन बना नहीं पा रहा है। और ये जो है ये वैल्यू नहीं निकाल पाएगा, बस इतना ही दिखा पाएगा, सिर्फ ड्रॉ दिखा पाएगा। और ये टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि अभी देखा तुम लोगों ने मैंने ऐसे मतलब फ्री हैंड में लिखा तो ही इतना टाइम लगा, अब उसको स्केलिंग वगैरह करके जब करोगे तो कितना टाइम टेकिंग होगा, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कार्ड पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, जो कि सबसे परफेक्ट माना गया है, ठीक है, सबसे परफेक्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग आर ऑफ एक्स वाई से डिनोट करते हैं, मतलब स्मॉल आर और आर के जस्ट नीचे एक्स वाई, ठीक है। अच्छा, इसका हम लोग जो है फीचर्स लिखते हैं। पहला, इट इज यूनिटलेस वैल्यू, इट इज यूनिटलेस वैल्यू, इसमें कोई यूनिट नहीं बनेगा, ठीक है, मतलब इसका कोई यूनिट नहीं रहेगा। वो तो पता ही चल रहा है कोफिशिएंट के नाम से। इसके प्रीवियस वाले चैप्टर में हम लोगों ने जितना कोफिशिएंट निकाला था वो तो यूनिटलेस करने के लिए निकाला था परसेंटेज में, ठीक है। तो अगर हम लोग परसेंटेज करते हैं तो इंटू 100 करेंगे, नहीं करेंगे तो रेशियो फॉर्मेट में रखेंगे, दोनों केसेस में हमारा यूनिटलेस हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आता है आर एक्स वाई का वो ऑलवेज यूनिटलेस होता है, उसमें कोई यूनिट नहीं होता। फिर नेक्स्ट हो जाएगा, इट कैन फाइंड नेचर एंड स्ट्रेंथ एक्यूरेटली। बोल रहा है कि ये नेचर और स्ट्रेंथ दोनों को ही एक्यूरेटली फाइंड आउट कर सकता है, जैसे ये भी नेचर और स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करता है, ये भी नेचर और स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करता है। इसको कैसे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई आर ऑफ एक्स वाई, ये कैपिटल आर और इसके नीचे एक्स वाई ऐसे होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे बेस्ट मेथड, यही बेस्ट मेथड है, जैसे क्वेश्चन में पूछता है ना सबसे पॉपुलर सबसे यूजफुल, तो जो बेस्ट होता है वही पॉपुलर या यूजफुल होता है, तो मोस्ट एक्यूरेट। ये बेस्ट मेथड इसीलिए है क्योंकि ये काफी ज्यादा एक्यूरेट आंसर हमें दे सकता है, ठीक है, इसीलिए ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं बेस्ट मेथड, ठीक है। अच्छा, अब इसका भी हम तुम लोग को एग्जांपल यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाएंगे कि कार्ड पियर्सन में क्या कंसेप्ट होता है। तो देखो बता, वैसे तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले हम तुम लोगों को एक डायग्राम बना के भी दिखाएंगे। ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाया, ठीक है, यहाँ पर हम पॉइंट्स में डिवाइड करें, ये मिडिल वाले को लगभग मिडिल मान लेते हैं, ये 0 दिया, इधर पॉजिटिव होता है +1, इधर नेगेटिव होता है -1, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे ड्रॉ करें, यहां से यहाँ ऐसे ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब ये +1 और ये -1, ठीक है, तो ये जो +1 है इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट
पॉजिटिव। ये जो -1 का स्पेस है, मतलब ये जो -1 वाला पॉइंट है, यहां तक हो गया परफेक्ट नेगेटिव, ठीक है। तो यहां से लेके ये 0 के बाद से यहां से लेके यहां, मतलब ये जो ऐसा जो मैंने ड्रॉ किया है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। और इधर का यहां से लेके यहां तक का जो स्पेस है, इस स्पेस में आता है नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन। और ये जो पॉइंट है ये होता है हाई पॉइंट, हाईली पॉजिटिव, और ये जो होता है इधर होता है लो। सेम तरीके से ये हाई नेगेटिव का स्पेस हो गया, ये हो गया लो, मतलब। और यहाँ हम लोग इसको कैसे अगर 0 आया, अच्छा और एक चीज भी, अगर 0 आया तो नो कोरिलेशन, मतलब सीधा सा बात है। अगर 0 आ जाता है नो कोरिलेशन, 0 से पॉजिटिव की तरफ जाता है तो पॉजिटिव कोरिलेशन, अगर 1 आया तो परफेक्ट पॉजिटिव, अगर 0 से नेगेटिव की तरफ जाने वाला कोई डेटा है तो नेगेटिव कोरिलेशन, अगर -1 ही आ गया तो वो परफेक्ट नेगेटिव। अगर मेरा RXY का आंसर 1 या -1 आता है तो उस केस में परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव। इसके अलावा जैसे मान लो मेरा RXY का आंसर आया 0.98, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे हाईली पॉजिटिव, ठीक है। हाईली पॉजिटिव क्यों? क्योंकि 0.98 है तो ये पॉजिटिव डेटा है, वो तो दिख ही रहा है, लेकिन परफेक्ट पॉजिटिव नहीं है। परफेक्ट पॉजिटिव तब होगा जब +1 होगा। तो 1 तो +1 नहीं है, लेकिन +1 के पास तो पहुंच ही जा रहा है ना, थोड़े से दूरी पे है, तो ये इस जगह पे है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाईली पॉजिटिव। सेम तरीके से मान लो RXY आ गया मेरा -0.98, तो इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव। और कैसा नेगेटिव है? हाईली नेगेटिव, मतलब और थोड़ा दूरी तय करेगा तो वो -1 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से ये डायग्राम मैंने बनाया। और अगर मेरा RXY 0 आ गया तो नो कोरिलेशन, कोई X और Y वेरिएबल्स में कोई कोरिलेशन नहीं। अब इससे हमें एक चीज पूछता है क्वेश्चन में कि RXY का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करता है, ठीक है। तो RXY का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा? RXY का वैल्यू जो है वो ये यहां से लेके यहां तक लाई करता है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। मतलब -1 और +1 के बीच में, एंड ऑल्सो इंक्लूसिव -1 +1, मतलब देखो जैसे हम बोल रहे हैं 10 to 20 के बीच में, मतलब 10 to 20 के अलावा इसके बीच का डेटा होता है। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं इसका मतलब हो गया बिटवीन 10 to 20, लेकिन अगर हम ऐसा बोल रहे हैं ऐसा, तो ये हो जाता है 10 to 20 इंक्लूसिव 10 and 20, मतलब 10 20 को भी इंक्लूड करो। तो सेम बात RXY के लिए भी एप्लीकेबल होता है। +1 से लेके -1 के बीच का अगर कोई डेटा हुआ तो वो RXY होता है, लेकिन इंक्लूडिंग +1 -1 भी होगा। मतलब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? RXY का डेटा मेरा <= हो सकता है, +1 या +1 से कम हो सकता है, या फिर -1 और -1 से, ये देखो -1 <= मतलब RXY का वैल्यू -1 या -1 से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। -1 या -1 से ज्यादा हो सकता है, ये हो गया। ये हम लोग को याद रखना पड़ता है कि RXY का जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक लाई करता है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा, ठीक है। तो मैंने ये तुम लोगों को समझाने का कोशिश किया अभी कि ये यूनिटलेस, तो वो तो फॉर्मूला लगाएंगे पता चलेगा। ये नेचर और स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर देगा। देखो नेचर में पॉजिटिव नेगेटिव, और स्ट्रेंथ जो है हाईली पॉजिटिव हाईली नेगेटिव फाइंड आउट करेगा, अभी समझाया। RXY से डिनोट होता है और ये बेस्ट माना जाता है। बचा एक चीज, यूनिटलेस कैसे हुआ, तो इसका फॉर्मूला देखो क्यों यूनिटलेस होता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला हो गया RXY, इसका फॉर्मूला होता है cos x, y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसको कोवेरियंस बोलते हैं। कॉफ का मतलब हो गया कोवेरियंस, ठीक है। इसको शॉर्टकट में कॉफ बोला जाता है, यहाँ पर लिख देते हैं कोवेरियंस या वेरियंस, जो भी बोलो। इट इज ए measurement of dispersion between two variables, क्योंकि ऑलरेडी वेरिएंस हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। एसडी का स्क्वायर करने से वेरिएंस निकल के आता है, ठीक है। और
कोफिशिएंट ऑफ एच डी, जिसको हम लोग कोवेरियंस बोलते हैं, एच डी बाई मीन इंटू 100, तो यहाँ पर भी वही है। कोवेरियंस का मतलब हो गया ये डिस्पर्सन का ही मेजरमेंट है, लेकिन बिटवीन टू वेरिएबल्स साइमल्टेनियस, बिटवीन टू वेरिएबल्स एट ए टाइम, ठीक है, एट ए टाइम दो वेरिएबल्स का कोवेरियंस। देखो यहाँ पर x भी है y भी है, x भी है y भी है, ठीक है। अच्छा, अब फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल्स में बताएंगे ताकि तुम लोग को फॉर्मूला आसानी से याद रहे। अभी हम जो बताएंगे ना उसको कुछ रटना वटना नहीं है, ठीक है। जैसे देखो, तुम लोगों ने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा वेरिएंस, ठीक है, वेरिएंस ऑफ एक्स, उसका फॉर्मूला क्या था, तो उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा था, देखो, एक तो था हम लोग का मतलब एच डी का स्क्वायर, तो एक फॉर्मूला तो हम ये लिख के तुम लोग को बार बार क्वेश्चंस करवा चुके हैं, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन ऑफ एक्स बाय एन का होल स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला होता है। या फिर और एक फॉर्मूला भी होता है जिसको मैंने कम यूज करवाया बट लिखवाया था, मुझे जितना लग रहा है ये ऐसा, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। एक्चुअली इस पीडीएफ में ना मुझे वो जो है एच डी का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिख रहा है, नहीं तो हम दिखा देते, लेकिन तुम लोग अपने कॉपी में देखोगे तो तुम लोग को मिल जाएगा। तो वेरिएंस हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में ये फॉर्मूला सीखा है, ये कोई हम लोग के लिए न्यू टॉपिक है ही नहीं, ये फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा हुआ है, ठीक है। या तो वेरिएंस को एच डी का स्क्वायर, मतलब हम लोग इसको रूट लगाते हैं तो एच डी बोलते हैं, या वेरिएंस लिखा है तो एच डी में रूट में स्क्वायर लगा दो, तो ये हो गया। अच्छा, अब अगर मुझे कोवेरिएंस निकालना है, कोवेरिएंस और वेरिएंस में फर्क क्या है, यहाँ एट ए टाइम एक ही वेरिएबल है, यहाँ एट ए टाइम दो वेरिएबल हो जाएगा, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो, अगर मेरे पास दो वेरिएबल्स है तो हम कैसे इसको लिख सकते हैं, तो अगर x के स्क्वायर को हम ऐसा चाहे तो लिख सकते हैं x इंटू एक्स डिवाइडेड बाई n, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। मैंने क्या किया, स्क्वायर को ऐसे दो बार में लिखा, क्यों लिखा हम समझाते हैं ताकि तुम लोग को आसानी से समझ में। अगर इस फॉर्मूले में इस चीज को अप्लाई करेंगे तो हम ऐसे बोल सकते हैं, इसको दो बार लिखेंगे डिवाइडेड बाई n, मैंने ये स्क्वायर को दो दो बार स्प्लिट कर दिया, लेकिन मुझे ऐसा नहीं, मुझे x और y दोनों फॉर्मेट में इसको दिखाना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं कि इसको मैंने कर दिया, एक को x एक को y, ठीक है, और दूसरे केस में भी सेम तरीके से एक को मैंने x कर दिया और दूसरे को मैंने y कर दिया। और अगर इस फॉर्मूले को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो एक को मैंने x रखा, दूसरे को मैंने y कर दिया, दूसरे को मैंने y कर, ठीक है। तो ये मिल गया मुझे कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई का फॉर्मूला हो जाएगा, एक तो हम लोग का ये वाला यूज कर सकते हैं या फिर ये वाला यूज कर सकते हैं। तो देखो, नया कुछ फॉर्मूला रटना ही नहीं है, जो पहले रटे हुए हैं ना, मतलब बेसिकली जो वेरिएंस सीखे हुए हैं उसी का थोड़ा दिमाग अगर लगाओगी कि भाई वेरिएंस में स्क्वायर था तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन मुझे उसको दो वेरिएबल से दिखाना है, तो एक को एक्स दूसरे को वाई मान लो, तो मुझे फॉर्मूला बहुत ही जल्दी से याद हो जाएगा। ये सब स्प्लिट करना एग्जाम में नहीं देगा, ये हम बता रहे, वैसा कोई नेसेसरी नहीं है। तो या तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है या फिर हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अब इसका भी देखो, इसका और एक इंटरप्रिटेशन भी तो हो जाएगा ना, इसकी जगह हम लोग x बार और इसके जगह हम लोग y बार ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो एक जो है मुझे x बार y बार ही बता रहे हैं, मतलब हम ये बोल रहे हैं इसको अगर दोबारा थोड़ा इंटरप्रेट करते हैं तो इसको x बार और इसको y बार ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब हमें कोवेरिएंस का फॉर्मूले का कॉब एक्स वाई पता चल गया, या तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे या तो ये फॉर्मूला, एच डी ऑफ एक्स और एच डी ऑफ वाई वो भी हमें पता है, ये तो हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा, ठीक है। तो एच डी ऑफ एक्स कैसे होता है, एच डी ऑफ एक्स ऐसा होता है, समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन ऑफ एक्स बाय एन का होल स्क्वायर, इसमें लगता है रूट, ये होता है एच डी ऑफ एक्स, ठीक है। अच्छा, और एच डी ऑफ वाई कैसे होता है, समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, सॉरी समेशन ऑफ वाई का स्क्वायर लिखना पड़ेगा डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन ऑफ वाई बाय एन का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा हो गया एच डी ऑफ वाई, या फिर इसका और एक इंटरप्रिटेशन ये वाला एक्स बार का होल स्क्वायर, अदरवाइज ये वाला वाई बार का
ठीक है, तो दोनों में से कुछ भी लिखो, बात तो एक ही है, इसमें कुछ अलग बात नहीं है, एक ही बात है। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे करके इस फॉर्मूले का यूज कर सकते। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला देखो, यहाँ पर दिया है कंप्यूट द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमें कुछ डेटा दे दिया है, जहां पर एन का वैल्यू दे दिया है, समेशन एक्स वाई दे दिया है, समेशन एक्स का स्क्वायर, समेशन वाई स्क्वायर दे दिया है, समेशन एक्स समेशन वाई, काफी सारा डेटा हमें गिवन है। हमें निकाल के देना है कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, अब कैलकुलेट करने के लिए अभी मैंने तो तुम लोग को बस एक ही मेथड सिखाया है, दैट इज कार्ल पियर्सन। ठीक है, स्पेयरमैन का भी वैल्यू निकलेगा, वो तो मैंने सिखाया है नहीं। तो कैसे समझोगे कि इस क्वेश्चन को मुझे कौन से मेथड से करना है? एक्चुअली स्पेयरमैन का डेटा जो है उसके फॉर्मूले के हिसाब से डेटा ये सूट नहीं करता है। ठीक है, ये जो है ये हमारे कार्ल पियर्सन को ही सूट करता है। जब स्पेयरमैन पढ़ोगे तो और भी इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी इतना ही मान के चलो कि मान लो लिखा हुआ है कि फाइंड इट बाय यूजिंग, मान लो फाइंड इट बाय यूजिंग कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, इसी से तुम लोग को करना है। ठीक है, अगर ऐसा तुम लोग को बता दिया गया है तो कैसे फाइंड आउट करोगे? तो देखो फाइंड आउट करके क्या होगा, अभी जो फॉर्मूला सीखा उसको याद करने का तरीका, एक क्वेश्चन करेंगे तो याद हो जाएगा। तो देखो हम लोग को क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड आउट करो बेसिकली आर एक्स वाई, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट का मतलब आर एक्स वाई। उसका फॉर्मूला होता है, अभी सीखा, कॉब एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाई एस डी ऑफ एक्स इंटू एस डी ऑफ वाई, याद रखना। ठीक है, अच्छा कॉब एक्स वाई क्या होता है अभी सिखाया, कैसे याद रखना है, तो हम तो वैसे ही याद रखते हैं, मुझे याद हो भी जाता है। ठीक है, तो पहले एस डी लिख लो। देखो समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन ऑफ एक्स बाई एन का होल स्क्वायर इनटू रूट ओवर ऑफ समेशन ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन ऑफ वाई बाई एन का होल स्क्वायर। ऊपर क्या आ जाएगा, कॉब एक्स वाई है, कॉब का मतलब होता है एस डी का स्क्वायर, एस डी का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका और इसका स्क्वायर कर देंगे तो हट जाएगा, लेकिन मुझे एक साथ दोनों चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये देखो ये एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन, देखो आराम से हो जाएगा, और एक हो जाएगा मेरा स्टैंडर्ड डिविजन, सॉरी समेशन एक्स बाय एन इंटू समेशन वाई बाय एन। यही था, यही हम लोगों ने सीखा था, आराम से डेटा पता चल गया क्या होगा। तो अगर थोड़ा समझ के थोड़ा कैलकुलेटिव होके पढ़ोगे तो आराम से फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब डेटा जो है दिया हुआ है, बस देख देख के तुम लोग को लिख लेना है। जैसे कि सबसे पहले एन का वैल्यू मुझे 10 दिया हुआ है। ठीक है, चलो जहां जहां एन है वहां 10 पुट कर लेते हैं, उसके बाद बाकी चीजों को भी पुट करते हैं। 10 ये 10 मिल गया, फिर बोला है समेशन एक्स बाई 220 है, समेशन एक्स बाई 220 मतलब ये 220। ठीक है, उसके बाद बोला है समेशन एक्स का स्क्वायर 200 वाई का स्क्वायर 262, तो एक्स का स्क्वायर 200 और वाई का स्क्वायर है 262, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, सारा चीज दिया हुआ है, बस तुम लोग को देख देख के ही लिखना है। और समेशन एक्स 40 समेशन वाई 50, तो समेशन एक्स 40 समेशन वाई 50, 40 और ये हो गया 50, बस अब कैलकुलेट करो। ठीक है, तो 220 डिवाइडेड बाई 10 ये हो गया मेरा 22 माइनस, अब ये देखो 10 से कैंसिल होके 4, ये 10 से कैंसिल होके 5, 5 इंटू 4 कितना हो गया 20 डिवाइडेड बाई, अच्छा ये कितना हो जाएगा 20, ये देखो ये मेरा रूट अंडर रूट ये 20 आ गया, माइनस ये 10 से ये कैंसिल होगा 4, 4 का स्क्वायर 16 इंटू रूट ओवर ऑफ यहाँ पर 10 और 26.2 माइनस ये हो गया 5 का स्क्वायर यानी 25। ठीक है, अच्छा अब कैलकुलेशन करते हैं आगे, 22 माइनस 20 यानी 2 हो गया, रूट ओवर ऑफ 20 माइनस 16 मतलब रूट ओवर ऑफ 4 यानी कि 2, रूट ओवर ऑफ 4 यानी कि 2 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में जाके, और ये रूट ओवर ऑफ हो गया मेरा 1. ठीक है, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट ओवर ऑफ 1.2, 2 कैंसिल आउट, अब देखते हैं कितना आंसर आता है। 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ 1.2 कैसे निकालेंगे, पहले रूट ओवर ऑफ 1.2 कर लेते हैं, 1.2 का
रूट कर दिया, ठीक है। ये जितना भी वैल्यू आया इसको मेमोरी प्लस कर लो, ठीक है। इसको कर लो मेमोरी प्लस, मेमोरी यहाँ मेरा खाली है, इसको मैंने कर लिया मेमोरी प्लस। अब करना है 1 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल इक्वल 0.9128 ऐसे आ रहा है, 0.912, ठीक है। तो तुम लोग इससे भी जल्दी कर पाओगे जब तुम लोग को याद हो जाएगा। मैंने भी थोड़ा धीरे धीरे ही करवाया क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हो। तो 0.9128 ये देख लेते हैं, 0.91 तक इन्होंने लिखा है, ठीक है। तो हम लोग 0.9128 वो तो देखो जो ऑप्शन में रहेगा वैसे लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला याद कर हो जाए इस वजह से मैंने तुम लोग को ये थोड़ा सा करवा दिया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला, फाइंड द प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट। फिर यहाँ पर बोला है प्रोडक्ट मूवमेंट, तो फिर ये कौन सा है? वही कार्ल पियर्सन वाला। उसका पूरा नाम पढ़ के देखो मैंने क्या लिखा है, कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट। प्रोडक्ट मूवमेंट का मतलब ही कार्ल पियर्सन वाला होता है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर हमें ना एक्स वाई दे दिया है, हमें बाकी सारी चीजों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एक बार ये भी करके दिखाते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कैसे करके कैलकुलेट करें एक्स और वाई। एक्स का वैल्यू है 235568, 235568 और वाई का वैल्यू है 98865, 8865 और 3, ठीक है। हम लोग को बोला है प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालो, मतलब आर एक्स वाई, कार्ल पियर्सन वाला। और उसका फॉर्मूला होता है ऐसे, वो रेशियो में cov x comma y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। अब इस फॉर्मूले को आगे इलाबोरेट करने पे देखो, मुझे तो याद है हम लिख देंगे, तुम लोग का भी याद हो जाएगा, इतना हम बोल सकते हैं। अगर अभी लिखोगे प्रैक्टिस करोगे तो याद। यहाँ पर हो जाएगा रूट ओवर ऑफ समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन ऑफ एक्स बाय एन उसका होल स्क्वायर इनटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन ऑफ वाई बाय एन का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो थोड़ा मेहनत वाला काम तो है, लेकिन प्रैक्टिस करने का ये एक तरीका है, मेहनत होता है तो ही प्रैक्टिस हो सकती है। अब देखो एन एन जो है, हम लोग को क्या क्या चाहिए पहले ये सोच लो। मुझे समेशन एक्स चाहिए, समेशन वाई चाहिए, समेशन एक्स वाई चाहिए, और एक्स के स्क्वायर का टोटल, वाई के स्क्वायर का टोटल। तो फॉर्मूला याद होता है तो ही बता सकते हैं कि टेबल में क्या क्या चाहिए। तो समेशन एक्स समेशन वाई, तो इसका समेशन करते हैं और इसका समेशन करते हैं, देखना पड़ेगा कितना आ रहा है। 3 + 2 5 5 10 + 5 15 और 5 हो गया 20 21 21 + 8 29, ये आंसर आ गया 29। ये देखते हैं 8 8 16 24 25 25 और 5 मतलब 30 30 और 6 मतलब 39 होगा ये वाला, 6 + 3 9 39, ठीक है। अच्छा, दो डेटा तो मुझे मिला, एक तो मुझे एक्स का टोटल और एक मुझे वाई का टोटल मिल गया। मतलब एन कितना है? एन है हम लोग का 1 2 3 4 5 6, एन हम लोग का 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 29/6 इंटू 39/6, ठीक है। बाकी डेटा में मुझे यहाँ पर सिर्फ 6 का पता है, बाकी मुझे लिखना पड़ेगा, फाइंड आउट करना। अब देखते हैं और क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, x इंटू वाई। अच्छा, x का स्क्वायर y का स्क्वायर भी चाहिए, तो यहाँ बीच में मुझे गैप मिल गया तो यहीं पर लिख लेते हैं। अगर तुम लोग का नहीं है तो पास पास लिखो। 4 9 25 25 36 और 64 टोटल करते हैं कितना होगा। 25 और 25 50 50 और ये हो गया 59 और 60 63 63 + 64 + 36 63 + 64 + 36 मतलब 163 आ रहा है एक्स का स्क्वायर। वाई का हो जाएगा 81 64 64 36 25 और 9 टोटल करते हैं 81 64 दो बार है। अच्छा, पहले 64 टू टाइम्स कर लेते हैं, 64 टू टाइम्स हो गया प्लस 36 + 25 + 9 + 81, तो ये आ रहा है मेरा 279। चलो ये भी दो डेटा मैंने कलेक्ट कर लिया। एक्स के स्क्वायर का टोटल 163, यहाँ पे लिखते हैं 163
और सॉरी स्क्वायर 163 और ये 279, ये 279 हो गया। अच्छा यहाँ पर भी तो लिख सकते हैं एक्स का समीशन एक्स का होल स्क्वायर, मतलब एक हो जाएगा मेरा 29 और ये मेरा हो जाएगा 39। अच्छा और एक ही डेटा कलेक्ट करना है एक्स इंटू वाई। चलो नेक्स्ट बनाते हैं एक्स इंटू वाई, उसका टोटल। तो एक्स इंटू वाई का मतलब मुझे ये और ये कॉलम पे कंसेंट्रेशन रखना है। तो 9 इंटू 2 18, 8 into 3 24, 8 into 5 40, 6 into 5 30, 5 into 6 फिर से 30, 8 into 3 24। तो 2 times 24 है। अच्छा तो 2 times 24, 24 into 2 ये हम लोग का हो गया 48, यहाँ पर हो गया 30 30 60 40 100 180 180 166 आ रहा है। ठीक है 166 आ गया एक्स वाई। चलो सारे डेटा कलेक्ट हो गए, अब हम लोग सॉल्व कर सकते, सॉल्व करते हैं, देखते हैं 166/6 कितना आता है, पॉइंट में आएगा 27.66 है तो हम 27.67 लिखते हैं, माइनस 29 इंटू 39 डिवाइडेड बाई 36 31.4166। तो हम ऐसे लिखते हैं 31.4142 लिखते, डिवाइडेड बाई 163 divided by 6 27.17 और ये हो जाएगा 29 डिवाइडेड बाई 6 4.83 इंटू 4.833333 ऐसा कुछ नहीं। तो देखते हैं कितना आता है 23.36 ऐसा आ रहा है, माइनस 23.36। ठीक है और अगर तुम लोग 2 डिजिट लोगे तो शायद थोड़ा कम बेसी आ सके। 279 डिवाइडेड बाई 6 46.5 रूट ओवर ऑफ 39 डिवाइडेड बाई 6 6.5 इंटू इक्वल टू 42.5 मतलब स्क्वायर आ। अच्छा अब कैलकुलेट कर 27.67 माइनस 31.42, तो इसका आंसर आ गया माइनस 3.75 डिवाइडेड बाय 27.17 माइनस 23.36, इसका रूट 1.95 1.951 है। तो 1.95 इंटू 46.5 माइनस 42.25 4.25 का रूट 2.06 2.06 2.06 अब मल्टीप्लाई फिर से करेंगे 1.95 इंटू 2.06 तो ये आ रहा है 4.017 3.75 डिवाइडेड बाई 4.017 0.933 ऐसे आ रहा है, माइनस 0.933 आ रहा है। मतलब ये रिलेशनशिप जो है ये कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, नेगेटिव है और नियर अबाउट -1 आ रहा है, तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि हाईली नेगेटिव है, परफेक्ट तो नहीं है। जब तक 1 नहीं आता है उसे परफेक्ट नहीं बोलते हैं। तो ये हम लोग का हो गया स्ट्रांगली नेगेटिव रिलेशनशिप। ठीक है ये हमारा आंसर आना चाहिए। देखते हैं आंसर, अब पॉइंट पॉइंट के हिसाब से थोड़ा बहुत वेरी भी कर सकता है। चलो एक जैसा ही आ गया, अच्छा हुआ -0.93। ठीक है तो ये देखो हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव, मतलब वही मैंने जो बोला स्ट्रांगली नेगेटिव वो भी बोल सकते। ठीक है अच्छा इसके बाद कुछ और भी क्वेश्चन है, जरूरत नहीं इतना सारा प्रैक्टिस का, जरूरत नहीं, हमें फॉर्मूला याद करने के लिए थोड़ा बहुत जो प्रैक्टिस चाहिए वो हम लोगों ने किया। ठीक है अच्छा अब दूसरा चीज अब हम लोग थोड़ा प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इसका। ठीक है पहले प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं उसके प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है
the coefficient of correlation is a unit free मेजरमेंट। ये पहले भी बताया लेकिन ये प्रॉपर्टी के अंदर आता है बेसिकली, ठीक है। ये एकदम हमें याद रखना ही चाहिए, इससे क्वेश्चन आ सकता है कि यूनिट फ्री होता है। उसका लॉजिक पहले देखो, कोफिशिएंट निकालोगे तो वैसे ही यूनिट फ्री होगा क्योंकि डिवाइड होता है सेम डेटा पे। तो इसका भी जो डेटा है ये भी सेम डेटा है, तो दोनों का यूनिट क्या है, कैंसिल हो जाएगा। सेम डेटा नहीं, सॉरी, सेम यूनिट पे। तो यहाँ भी जो यूनिट, यहाँ भी वो यूनिट, यूनिट यूनिट कैंसिल, क्योंकि सेम यूनिट नहीं होने से कभी रेशियो करना पॉसिबल ही नहीं है। फॉर्मूला तो हमें बता रहा है कि ये एक रेशियो है। वैल्यू कहां से कहां लाई करता है, वैल्यू लाइज फ्रॉम Rxy less than equal to 1 or minus 1. Third, if two variables यानी कि x y are related by a linear relation or equation, मतलब लीनियर इक्वेशन का मतलब जो मैंने बोला y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, यही वाला होता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, जिसको लीनियर, स्ट्रेट लाइन का मतलब ही लीनियर होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट, देन कोरिलेशन कोफिशिएंट will always be perfect पॉजिटिव यानी +1 और नेगेटिव -1, डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ स्लोप ऑफ इक्वेशन। बताते हैं इसमें, ये लास्ट वाला पॉइंट के अलावा बाकी पॉइंट जरूर समझ में आना चाहिए। देखो बोल रहे दो वेरिएबल्स अगर रिलेटेड ऐसा है कि वो एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, द कोरिलेशन कोफिशिएंट मतलब rxy का आंसर, अगर मेरा जो, अगर हम लोग इसको डायग्राम में ड्रॉ करें तो अगर हमें परफेक्टली एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है तो rxy या तो मेरा +1 होगा, rxy या तो मेरा -1 होगा। डिपेंड करता है कि मेरा पॉजिटिव कोरिलेशन है कि नेगेटिव। और ये अगर लाइन में ढूंढेगी किस बात पे डिपेंड करता है, बोल रहे हैं कि इसके स्लोप के साइन पे डिपेंड करता है, इक्वेशन के स्लोप के साइन पे, ठीक है। जैसे कि देखो हम तुम लोग को यहाँ पर दिखाते हैं, अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये देखो परफेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन हो रहा है तो ही परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव, परफेक्ट पॉजिटिव यानी +1, परफेक्ट नेगेटिव यानी कि -1, ठीक है। अब वो तो गया स्कैटर डायग्राम, लेकिन यहाँ पर हम लोग कैसे समझेंगे कि हम लोग का पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, वो डिपेंड करता है हमारी इक्वेशन के स्लोप पे। तो इक्वेशन क्या है स्ट्रेट लाइन का, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जिसमें स्लोप क्या है, स्लोप है b। स्लोप किसको बोलते हैं, ये जो b है ना, इसको बोला जाता है स्लोप, ठीक है। अच्छा, अब स्लोप अगर जैसे कि b ग्रेटर देन 0 है तो परफेक्ट, b अगर ग्रेटर देन 0 है तो परफेक्ट पॉजिटिव होगा, और अगर b मेरा लेस देन 0 है तो परफेक्ट नेगेटिव, ठीक है, परफेक्ट नेगेटिव। अच्छा, और एक पॉइंट इसके बाद प्रॉपर्टीज हुई, थर्ड हो गया, फोर्थ लास्ट पॉइंट, चेंज ऑफ ओरिजिन नो इम्पैक्ट, मतलब प्लस माइनस करोगे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। ये चीज हम लोगों ने डिस्पर्सन में भी देखा था कि अगर हम लोग ओरिजिन चेंज करते हैं ओरिजिनल डेटा का तो हमारा कोई इम्पैक्ट नहीं आता है, लेकिन स्केल चेंज में आता था। और यहाँ पर चेंज ऑफ स्केल में भी इम्पैक्ट जो है वो खत्म हो जाता है। यहाँ पर अगर हम लोग स्केल का मतलब इंटू या डिवाइड करना, और ये हो गया प्लस या फिर माइनस करना, तो इसमें तो कोई इम्पैक्ट नहीं आता है, डिस्पर्सन में भी नहीं आता, यहाँ स्केल में भी नो इम्पैक्ट। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखना है, बट इफ चेंज ऑफ स्केल ऑफ both variables are different, of both variables are different in sign, then are also be changed।
ये चीज नहीं समझ में आया होगा लास्ट वाला पॉइंट कि इफ चेंज ऑफ स्केल ऑफ बोथ वेरिएबल्स आर डिफरेंट इन साइन देन आर आल्सो बी चेंज्ड, वो हम बताते हैं क्या कैसे होगा। चलो उसके लिए हम एक एग्जांपल यहीं से लेते हैं, उसी से तुम लोग को समझो ये वाला। ये वाला ठीक है, देखो यहाँ पर क्या दिया है, गिवन दैट द कोरिलेशन बिटवीन x एंड y इज 0.8, मतलब rxy कितना है 0.8। राइट डाउन द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन uv, मतलब मुझे ruv निकाल के बताना है ये सभी कंडीशन का। इसी से हमें वो प्रॉपर्टी का पॉइंट समझ में आ जाए, ठीक है। तो 17.8 जो क्वेश्चन है वो है हम लोग का 17.8। क्वेश्चन में गिवन है आर एक्स वाई है 0.8, हम लोग को बोला है बताओ आर यू वी कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर x चेंज हो चुका है u में और y जो है वो चेंज हो चुका है v में, यही तो इसका मतलब हुआ, x चेंज हो गया u में और y चेंज हो चुका है v में, ठीक है। अच्छा अब पहला इक्वेशन लेते हैं। पहला इक्वेशन है 2u प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, 2u प्लस 3x प्लस 4 इक्वल 0। और सेकेंड इक्वेशन है 4v प्लस 16y प्लस 11 इक्वल टू 0, 4v प्लस 16y प्लस 11 इक्वल टू 0। तो देखो हमें जब भी कोई इक्वेशन दिया हुआ रहता है तो हम लोग उसको कैसे अरेंज करेंगे, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स फॉर्मेट में, तो यहाँ भी वही करेंगे। अब x मेरा इधर आना चाहिए, ठीक है, मतलब राइट हैंड साइड में, तो x और बाकी डेटा इधर आ जाएगा, y इधर रहेगा, लेकिन यहाँ y नहीं है, y की जगह यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे u है इस इक्वेशन में, तो ठीक है x को इधर रखेंगे बाकी डेटा इधर रहेगा। तो 2u इक्वल माइनस 3x माइनस 4, तो u इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3x बाई 2 और माइनस 4/2। सेम तरीके से इसको भी करेंगे, y यहाँ पर हम लोग का v है, ठीक है। तो इसमें कैसे किसको किधर रखेंगे, देखो एक्चुअली मेरा x अभी किस में चेंज हो गया है u में और y अभी किस में चेंज हो गया है v में, ठीक है। तो मेरा जो चेंजेस है वो u और v का है, तो मुझे हमेशा u और v को ही लेफ्ट हैंड में रखना पड़ेगा और बाकी डेटा कुछ भी हो, चाहे x ओरिएंटेड हो चाहे y ओरिएंटेड हो, वो इधर होगा। एक x एक y तो होगा ही क्योंकि दो वेरिएबल्स है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस 16y माइनस 11, v हो जाएगा माइनस 16y बाई 4 और माइनस 11/3, ठीक है। अब इस इक्वेशन का अगर हम लोग ये दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग कंपेयर करें y इक्वल टू a प्लस बी एक्स फॉर्मेट से, ठीक है, इससे अगर कंपेयर करना चाहे तो उसमें b क्या होगा, क्योंकि हमें b को ही तो देखना है, क्योंकि b से ही तो हम लोग पता कर पाएंगे, क्योंकि b जो स्लोप v है इक्वल टू माइनस 16y होगा, y लिखना भूल गया यार। अब यहाँ पर मुझे ये बताओ कि y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इस इक्वेशन में a कितना है और b कितना है ये बताओ। x तो x है, a कितना है और b कितना है, ये वाली इक्वेशन। ম্যাম a হচ্ছে -3/2 আর b হচ্ছে 4/2। नहीं गलत है। बोलो a कितना है b कितना है, इसके साथ कंपेयर करना, इक्वेशन चैप्टर जिन्होंने कर लिया मैम a है तो 4/2 माइनस 4/2 हाँ a है -4/2, बी एक्स ये बी एक्स है, ये हो जाएगा माइनस -3/2। 3/2 हाँ और यहाँ पर भी सेम बताओ, इसको अगर y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स के साथ कंपेयर करते हैं तो a a कितना है माइनस 11/4 और b है -16/4। एक सेकेंड विंडो क्या पता नहीं। हाँ अब देखो हम लोगों ने b निकाल लिया, ठीक है। अब दोनों का स्लोप हमें पता चलेगा, एक इक्वेशन का स्लोप में b का वैल्यू है -3/2, दूसरे में है -16/4, ठीक है। तो चेंज ऑफ स्केल बोलते हैं इसे,
चेंज ऑफ स्केल, ठीक है, क्योंकि जो मल्टीप्लाई हुआ ओरिजिनल डेटा में वही मेरा स्केल है। चेंज ऑफ स्केल -3/2, यहाँ पर चेंज ऑफ स्केल यानी कि b का वैल्यू वो है मेरा -16/4। अब दोनों मेरा सेम साइन है, ठीक है, ये दोनों में क्या दिखा मुझे, दोनों मेरा सेम साइन है। तो अगर मेरा सेम साइन है तो आर यू वी का वैल्यू क्या होगा, वैल्यू में तो कोई चेंजेस आएगा नहीं, सिर्फ जो है साइन में चेंजेस दिखता है। अगर सेम साइन है तो फिर मेरा आंसर जो था वही रहेगा, मतलब 0.8 ही रहेगा। अब पढ़ के देखो क्या बोला है, बोल रहा है कि ओरिजिन चेंज कर लो कि स्केल चेंज कर लो, आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, मतलब 0.8 ही रहेगा आर यू पी में, लेकिन क्या उसमें साइन में कोई चेंजेस होगा, उसके लिए रूल्स क्या बोला है, बोला है कि इफ चेंज ऑफ स्केल ऑफ बोथ वेरिएबल्स आर डिफरेंट इन साइन, अगर दोनों का साइन डिफरेंट हुआ, जैसे कि यहाँ पर सेम था, अगर डिफरेंट हुआ तो आर को चेंज करना है, अगर नहीं हुआ तो आर जैसा था वैसा ही रहेगा, ठीक है, आर जैसा था वैसा ही रहेगा। ऐसे करके हमारा 2-3 एग्जाम्पल है, ठीक है, तो चलो और 2-3 एग्जाम्पल है, वो करने से और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर पॉइंट नंबर 2 देखते हैं इसमें क्या बोला है। अच्छा, ये जो इक्वेशन है ना, ये हम लोग का 4th नंबर में भी है, इसको यूज कर ले 4th नंबर में। अच्छा, थोड़ा थोड़ा चेंज करके दिया सभी में, ठीक है, सेकेंड वाला नहीं देखते। 2u - 3x + 0 और इधर है 4p + 16y + 11, ये पहले वाले जैसा ही इक्वल 0, ठीक है। तो यहाँ से जब हम लोगों ने ये देखो, ये इक्वेशन पहले भी सॉल्व किया, तो वहां पर हम लोगों का क्या किया है, v = माइनस, हम डायरेक्टली वहां से देख के ही लिख रहे हैं, बता दे रहे हैं हम देख के लिख रहे हैं, तुम लोग भी देख के लिख सकते हो, चाहो तो दोबारा पूरा कर लो। यहाँ पर 11/4, ठीक है, तो यहाँ पर चेंज ऑफ स्केल हो गया मेरा -16/4। सेम तरीके से इधर का कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा क्योंकि इसके पहले ये वाला किया नहीं, इक्वेशन सेम है, वही प्लस माइनस को चेंज कर दो, 3x/2 - 4/2, ठीक है। अच्छा, अब इसमें इसको अगर कंपेयर करेंगे y = a + bx से, तो b कितना a कितना, मुझे तो सिर्फ b चाहिए, फिर भी दोनों ही करता, a + bx, तो b मेरा हो जाएगा 3/3 और a है -4/2, तो ये हो गया 3/3। अब दोनों का साइन देखो क्या है, साइन जो है ये मेरा डिफरेंट है, ठीक है। अगर साइन डिफरेंट हुआ, दोनों मेरा जो b का वैल्यू, उसका अगर साइन डिफरेंट हुआ, तो आर यू पी का आंसर क्या होगा, बोल रहे हैं कि वैल्यू तो मेरा 0.8 ही रहेगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, अगर डिफरेंट साइन है तो फिर और ओरिजिनल आंसर 0.8 था, तो यहाँ -0.8 हो जाएगा। यही करना है और कुछ नहीं, ठीक है, यही चीज प्रॉपर्टी में समझाया गया है। 3rd नंबर क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, 2u - 3x + 4, जो अभी अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, 2u - 3x + 4, ठीक है, इक्वल 0। तो वहां से अभी अभी हम लोगों ने b का वैल्यू निकाला, अभी देखो सॉल्व किया ना, इसमें हम लोगों ने b का वैल्यू क्या निकाला है, u का वैल्यू हम लोगों ने कुछ ऐसा लिखा है, देखो 3x/2 डिवाइडेड बाई, सॉरी 3x/2 -4/, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा चेंज ऑफ स्केल 3/, ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं 4p - 16y + 11, (4p - 16y + 11 = 0), इसको भी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले शायद सॉल्व किया है। 4p नहीं किया है, चलो कर लेते हैं। इसमें हम लोग का चेंज ऑफ स्केल कितना आएगा, यानी कि b, तो y = क्या होता है, a + bx, तो यहाँ पर 16/4 यानी कि 4 आ जाएगा। तो दोनों का साइन क्या है, साइन जो है दोनों का सेम है, अगर साइन सेम है तो मेरा आर यू बी का आंसर 0.8 तो होगा और प्लस में ही रहेगा, वो भी मेरा
चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। प्रॉपर्टी ये भी बताता है। और एक लास्ट दिया हुआ है तो उसको भी कर लेते हैं, इतना सारा कर दिया है तो फोर्थ नंबर में इक्वेशन जो है वो हम लोग ऑलरेडी एक बार सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ प्लस वाला एकदम स्टार्टिंग वाला और ये माइनस वाला, चलो देखते हैं। प्लस वाला जो था उसके हिसाब से यू हम लोग का आया था ऐसे, ये देखो एकदम स्टार्टिंग वाला। यहाँ पर हम लोग का चेंज ऑफ स्केल आया था -3/6, तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं, ठीक है। चेंज ऑफ स्केल -3/2 आया था। और ये वाला कौन से वाले इक्वेशन वाला था अभी जो किया उस वो वाला, ठीक है। तो उसमें चेंज ऑफ स्केल कितना आया, 4 + 4। यहाँ पर आया चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ स्केल दूसरे वाले वेरिएबल में आया +4 +16/4 यानी +4। ये बी वाले केस में आया, ये यू वाले केस में आया, ठीक है। दोनों का साइन जो है अलग है, साइन डिफरेंट, साइन अलग है। तो अगर साइन अलग है तो आर एक्स वाई का वैल्यू तो वही रहेगा 0.8, वैल्यू में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, चाहे स्केल चेंज हो चाहे ओरिजिन चेंज हो, क्योंकि दोनों का सेम साइन नहीं है, साइन जो है वो डिफरेंट है, तो यहाँ पर माइनस करना है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन तुम लोग को छोटा छोटा काफी सारा दे देगा, ठीक है। उसमें तुम लोग को मतलब एक ही देगा, काफी सारा तो एग्जाम में देगा नहीं। बस इतना सा ध्यान रखना है कि आर एक्स वाई और आर यू बी का वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर b का वैल्यू हम लोगों का दोनों का अलग अलग हुआ, दोनों वेरिएबल्स का, तो फिर साइन चेंज होगा। अगर अलग अलग नहीं हुआ तो साइन हम लोग का वैसा ही रहेगा। जैसे देखो यहाँ पर आर एक्स वाई मुझे दिया हुआ था 0.8, तो अगर सेम साइन होता है तो सेम साइन होने से आर यू बी का आंसर भी मेरा आया 0.8, और अगर डिफरेंट साइन हुआ तो आर यू बी का आंसर आया मेरा -0.8। लेकिन मान लो आर एक्स वाई मेरा रहता -0.8, तो उस केस में सेम साइन होने से आर यू बी का आंसर आता -0.8, ओरिजिनल आंसर ही रहेगा। ये वाला आ जाता डिफरेंट साइन होने से, ये वाला आ जाता आर यू बी का आंसर हम लोग का पॉजिटिव 0.8। 0. यही समझना था और कुछ नहीं। ठीक है चलो आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। मैम चौथा नंबर वाला प्रॉपर्टी थोड़ा दिखाइए तो, मतलब लिखना है। Yes, thank you.